नवंबर के आपके करंट अफेयर्स है, उसको लाइट को मैं कर देता हूँ। सो नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये सिंपल आपका जो टॉपिक है दैट इज परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। अब इस महीने मैंने ट्राई किया कि जितने भी आपके, जैसे कि एक करंट अफेयर था कि केरला की गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि वो वाटर शिप या फिर इसको कहते हैं स्काई शिप, नो वाटर शिप नहीं था, वो था कुछ सी शिप करके था कुछ, जिसमें उन्होंने कुछ एक आपके फ्लाइट है जो कि पानी के ऊपर ही उड़ती है, राइट, उसको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो वो प्लान कर रहे हैं, जब प्लान हो जाएगा बना देंगे और स्टार्ट कर देंगे, उस दिन वो करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कि आपके बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है जहाँ पे हर साल या हर महीने, हर दूसरे महीने बाद वहाँ पे नई स्पीसीज मिलती है, कभी सांप की, कभी बिच्छू की, है ना, कभी स्नेक की, कभी स्कॉर्पियो की, कभी फ्रॉग की, कभी किसी बटरफ्लाई की, कभी किसी तितली की। सिंपल सी बात है, ये सब चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती, क्यों? क्योंकि दीज आर वेरी न्यू स्पीसीज, जिनको अभी आपने डिस्कवर किया। हो सकता है कि एक ही बार दिखे उसके बाद दोबारा दिखे ना, बट आपको स्पीसीज वो पूछी जाएंगी जो कि शुरुआत से चल रही है, गवर्नमेंट उनके ऊपर काम कर रही है, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने चाहे प्रोजेक्ट टाइगर चला रखा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट चला रखा है, चीता चला रखा है, उस पे ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये स्पीसीज जो न्यू है उनके ऊपर नहीं क्वेश्चन पूछते, बहुत रेयर है, राइट। उसके बाद फिर आपकी और भी बहुत सारी है जिसमें गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है कि ये प्रोजेक्ट के ऊपर हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो जो चीजें वेल एस्टेब्लिश हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हम देखेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आ रहे थे जो कि अननेसेसरी थे। तो यहाँ पे हमने वही टॉपिक्स को लेने की कोशिश की है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मिनिस्ट्री की तरफ से चलाए जा रहे हैं। सो ये आपका पहला है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। अब इस सर्वेक्षण में क्या है, परख का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी परफॉर्मेंस को आपने एनालिसिस करना है कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई स्टूडेंट या फिर कोई स्कूल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके ऊपर ही अपना ये परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण मॉडल यहाँ पे चलाया गया है। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, और यहाँ पे दे रखा है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS, a nationwide survey meant to assess students' learning progress, will be held on December 4 this year under a new name that is परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। तो पुराना नाम है इसका नेशनल अचीवमेंट सर्वे। सो ये कह रहे कि पूरे देश भर में जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे यहाँ पे हर साल जिसको यूज किया जाता है ताकि बच्चों की परफॉर्मेंस जो है, बच्चे कितना ज्यादा सीख पा रहे हैं, कितनी ज्यादा उनकी लर्निंग में प्रोसेस हो रहा है, उसके ऊपर ये हर साल सर्वे किया जाता था। तो सर्वे का सिंपल मीनिंग होता है सर्वेक्षण, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय एंड अचीवमेंट के उन्होंने कह दिया कि दिस इज परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। तो और ये दिसंबर 4 2024 को यहाँ पे उन्होंने कहा था कि इसको स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें सिंपली कह रहे हैं कि परख का जो मेन एम है टू क्रिएट अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशनल लैंडस्केप इन इंडिया। सिंपल, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी कोरोना टाइम पे, इसमें बहुत सारे इन्होंने फैक्टर्स रखे हैं ना, आपका जैसे 10+2 चलता है, उसको उन्होंने 3+4+3 ऐसे करके इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम बनाया था। और उन्होंने कहा था कि जो आपकी स्टार्टिंग की लैंग्वेज जो है आपकी यूज करनी चाहिए, वो आपकी मदर टंग में बच्चों को सिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब में रह रहे हैं और आप उनको तेलुगु में सिखा रहे हो तो उसको कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो उसके घर पे भाषा बोली जा रही है वो उसी को पकड़ पाएगा। तो उसको आप थोड़ा रीजनल लैंग्वेज में या फिर मदर टंग में ही सिखाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप ट्राई करेंगे कि जब वो थोड़ा सा प्राइमरी लेवल से मिडिल लेवल पे जाए, मिडिल स्कूल में पहुंचे, मतलब 6 to 8 के टाइम पे जब आए, तो उसको थोड़ा सा रीजनल लैंग्वेज के बारे में ज्यादा सिखाया जाए। मदर टंग क्या है, कुछ भी पंजाबी में आप मिक्स करके बोलते हैं। रीजनल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि पंजाबी की जो आपकी गुरुमुखी स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से उसको स्पष्ट पंजाबी उसको सिखाया जाए। लेटर ऑन जब वो 11th-12th में जा रहा है या फिर अपना 9th-10th से लेके 11th-12th में जा रहा है, तो इंग्लिश स्पीकिंग भी उसकी डेवलप होती रहे। बट ये नहीं कि आप मदर टंग में सिखा रहे तो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी आती है उसको, बाकी उसको कुछ ना आता हो। सो धीरे धीरे मतलब उसको आगे आगे बढ़ाना। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने बहुत सारे अपने टारगेट रखे थे। एज सच प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुई है। हर एक कोई ना कोई स्टेट कहता है, मध्य प्रदेश
ने कहा कि हम सबसे पहला स्टेट है जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बट अभी तक प्रॉपर्ली फुल फ्लेज तरीके से कहीं पे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर जगह पे अभी लॉन्च नहीं हुई है। सो जितना भी आपका एजुकेशन लैंडस्केप है उसका एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, उसकी समझ चाहते हैं, उसके लिए परख पोर्टल बनाया जा रहा है। अ सैंपल ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट स्कूल्स from each district in the country take the assessment, which is in the form of multiple choice question across different subjects. Simple. अब ये कह रहे हैं कि MCQ टेस्ट कराया जाएगा, राइट? MCQ का टेस्ट कराया जाएगा, जैसे कि आपका प्रीलिम्स में होगा और आपका PCS में होगा। तो वैसे कह रहे हैं कि चाहे बच्चा स्कूल से है या फिर गवर्नमेंट एडेड, जहाँ पे गवर्नमेंट फंड देती है बट इंस्टीट्यूट को कोई रिलीजियस या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, या फिर प्राइवेट स्कूल है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, देश के हर एक जिले में जहाँ पे भी प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया कोई स्कूल है गवर्नमेंट के फंड के द्वारा, या फिर कोई प्राइवेट स्कूल है, तो उन बच्चों का जो है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डिफरेंट सब्जेक्ट में टेस्ट करवाया जाएगा इनकी असेसमेंट के लिए। जैसे कि आप कॉलेज टाइम पे भी कहते थे कि असेसमेंट पूरी होनी चाहिए, है ना, एक आपकी असेसमेंट होती है अटेंडेंस की, दूसरी होती है आपकी MST की, जो आप मिडिल टर्म में आपके जो एग्जाम होते हैं। सो इट विल कवर स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 3, 6 and 9 across key subjects like language, mathematics, science, social science and the world around us. तो इन्होंने कहा है कि इसमें क्लास 3री, 6ठी और 9वीं के जो बच्चे होंगे उनका टेस्ट किया जाएगा, किसके ऊपर? लैंग्वेज के ऊपर, चाहे हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, मैथमेटिक्स सभी पढ़ते हैं, साइंस सभी पढ़ते हैं, सोशल साइंस भी सभी पढ़ते हैं, एंड दी वर्ल्ड अराउंड अस दैट इज एनवायरनमेंट, उसके ऊपर ये टेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं। दिस इट्स अप्रोच इज सिस्टम लेवल, फोकसिंग ऑन फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी एंड मिडिल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन एज आउटलाइंड इन दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सिंपल कह रहे हैं कि इस पूरी की पूरी अप्रोच का, इस टेस्ट कराने का, इन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने का क्या सिंपल है, ताकि जो बच्चा है उसका फाउंडेशन बना रहे। अब मान लीजिए बच्चा अगर लैंग्वेज में बहुत अच्छा है, कुछ एक बच्चे होते हैं जिनका हिंदी में स्पष्टीकरण अच्छा होता है, या फिर किसका पंजाबी में अच्छा स्पष्टीकरण होता है, बोलने में भी, लिखने में भी और पढ़ने में भी, तो वो बच्चा आगे लैंग्वेज टीचर बन सकता है। मैथमेटिक्स या साइंस में है तो वो किसी रिसर्च में जा सकता है, जरूरी नहीं है साइंस अच्छी है तो आप रिसर्च में जाएं, साइंस अच्छी है तो आप हो सकते हैं कि किसी अदर फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। मैथमेटिक्स है, आप स्टैटिस्टिक्स में जा सकते हैं, सोशल साइंसेज में मल्टीपल एरियाज हैं, है ना। सोशल साइंस या ह्यूमैनिटी जिसे कहते हैं, लोग निगलेक्ट करते हैं जिस पार्ट को, कि साइंस ले लो, PCM क्या सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बात से बात आपके पास बायोलॉजी है। बट अगर ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट देखें तो ह्यूमैनिटी ऑल इन ऑल बहुत सारा बड़ा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है ना। आप बैड पढ़ लीजिए, सोशियोलॉजी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, है ना। उसके अलावा भी आपके पास विमेन स्टडीज है, गांधीयन स्टडी है, राइट। आप आपके अपने अपने स्टेट की अलग से बुक्स होती हैं, है ना। पंजाब का लिटरेचर होगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो मल्टीपल एरियाज है जहां पे बच्चा अपना, मतलब ये चाहते हैं कि 3, 6, 9 ये जो आपके फाउंडेशनल एरियाज है। फॉर एग्जांपल पहले 5th क्लास का बोर्ड हुआ करता था, अभी खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद 10th का था, फिर सॉरी 8th का भी था, 10th का भी था, एंड 11th 12th भी बोर्ड होते थे। पहले की स्टडी जो थी वो आपको बार बार असेस करती थी, बट अभी क्या कर दिया है कि 8वीं तक तो सारे ही पास कर रहे हैं, राइट। 9, 10th में भी फेल नहीं होता कोई, बहुत रेयर है। तो जब फेल होते थे तब आपको कैटेगरी पता चल जाती थी। ये मेरा ऑब्वियस ये मानना है, मेरा खुद का ये ओपिनियन है कि जब आप 5th क्लास में पास हो गए, फिर आप 8th में पास नहीं हो पा रहे हैं, मतलब आप फाउंडेशनल चीजें नहीं समझ पा रहे हैं। फाउंडेशनल चीजें क्या है, नॉर्मल से आपसे साइंस पूछी जा रही है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप 8th भी क्रॉस करके तो आपको 10th में बैरियर आ जाता था। 10th तक पहुंचते पहुंचते बंदे को पता चल जाता था कि मुझे मिस्त्री बनना है, या मुझे पुलिस में जाना है, या मुझे हलवाई बनना है, या फिर मुझे कुश्ती करनी है ना। वो ऑब्वियस था, जिसमें बैरियर थे, जो आप बैरियर आपको रोकता था कि वहां 12th करना बहुत मुश्किल था। अब आप अभी अपने कभी पेरेंट्स से पूछिए, वो हमेशा ये बात बोलेंगे कि पढ़ाई तुम्हारी क्या कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ एक बोर्ड होता है। अब जिस बच्चे ने 10th क्लियर कर लिया, उसको 11th 12th बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं, है ना। 10th तक तो पास हो ही जाते हैं, पर उस टाइम पे 10th भी मुश्किल था। उस टाइम पे देखिएगा जो मैट्रिक किया बंदा होगा वो अच्छी पोस्ट से रिटायर आके आता था ना, अलाइड सर्विसेज में। भाई एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर तो रिटायर आएगा ही जिसने 10th किया। फिर उसको उन्होंने हायर सेकेंडरी कहते थे 11th 12th को, तो वो पास करना बहुत मुश्किल था। अब ये क्या है, उस टाइम पे लोग कहते, पहले अच्छे से हजामत भी होती थी स्कूलों में, है ना, और घर में भी होती थी, दोनों जगह। तो बीच में पिस जाते थे आप, तो आप सोचते थे यार ये छोड़ के खेतों में काम कर लेते हैं, अपनी दुकान संभाल लेते हैं, या जो भी बिजनेस हो कर लेते हैं। और उस टाइम के जो बिजनेसमैन है वो आपको पता है कहाँ पहुंचे हुए, धीरू भाई अंबानी से लेके, है ना। तो उन्होंने भी ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, बट उन्होंने बिजनेस इतना एक्सपेंड किया। अभी क्या है, आप 10th कर जाते हैं, 11th 12th भी कर जाते हैं, 11th बोर्ड ही नहीं है, 12th बोर्ड है, वो भी कर जाते हैं।
अभी एमएससी लेवल तक इजीली हर कोई पहुंच सकता है। अब इससे डायलेमा क्या आ गया माइंड में? पहला डायलेमा ये है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, पढ़ी लिखी हूं, बट आपके पास काम नहीं है, आपके पास एक्चुअल में वो टैलेंट भी नहीं है, बट एक आपके माइंड में है कि नहीं इतना पढ़े हैं भाई, हम ये काम क्यों करें। तो उस टाइम पे क्या था कि लेबर स्क्रीन कर दी जाती, स्क्रीन आउट हो जाती थी। 5th के बाद स्क्रीन आउट, 8th के बाद वो स्क्रीन आउट, फिर उसके बाद 10th के बाद वो स्क्रीन आउट, 12th तक जो था मैक्सिमम आपकी पूरी की पूरी स्क्रीनिंग हो जाती थी, है ना। उस टाइम पे यूपीएससी का नाम भी नहीं सुनता था, मतलब हर कोई हिम्मत नहीं करता था पेन उठाने से कि यूपीएससी का पेपर भी भरना है ना, वो पता भी नहीं था लोगों को। सो 12th तक जाते जाते सब कुछ स्क्रीन आउट हो जाता था। अब बचे हैं क्रीम। क्रीम मीन्स जिनको ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन मिलेगी, और वो भी छंटते थे, फर्स्ट ईयर में फेल, सेकंड में फेल, थर्ड में फेल, अब तो कॉलेज में फेल नहीं होते, समझ गए। तो जिसने उस टाइम पे पीएचडी की है, आप समझ सकते हैं कि ही और शी शुड बी मतलब बहुत ही ज्यादा स्कॉलर। और उस टाइम पे इतनी एजुकेशन के लिए आपके पास इंटरनेट ही था, एकदम से सर्च कर लिया ना, भाग दौड़ बहुत थी, इसलिए भी लोग फेल होते थे। उस टाइम पे प्रिंटिंग मीडिया इतना ज्यादा नहीं था, किसी किसी घर में ही होगा कोई ठीक ठाक रजवाड़ा जो कि भाई बच्चे को कलरफुल किताबें दिला देगा। पहले तो वर्दियां भी एक दूसरे की डालते थे ना। तो अभी क्या है कि यहाँ पे असेसमेंट नहीं हो पा रही गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि हम परख पोर्टल के थ्रू असेसमेंट करना चाहते हैं बच्चों का जो एप्टीट्यूड लेवल है। बट अभी दिक्कत क्यों आई है, ये बोर्ड क्यों हटते गए? क्योंकि दिल हो गया इतना सा जिगरा, है ना, फेल हो गया, और जो फेल हो गया वो इतना परेशान नहीं है, जो आसपास में वो ज्यादा परेशान कर रहे हैं उसको, है ना, कि हम तो अगली क्लास में जा रहे हैं, तू तो पीछे ही रह गया है। अरे मेरे मदर स्कूल में ही टीचर थे, तो वहां पे 2-4 बच्चों ने मतलब गलत कदम उठा लिया इस चक्कर में, है ना। वो लड़का बेचारा नहीं पढ़ पाया, घर में कुछ इशू था, पढ़ने में अच्छा था। अब उसकी ही क्लास की लड़कियों ने उसको बहुत चिढ़ाया, पता है, और वो उतने लेवल तक मतलब जलील होके आया और नहीं सहन कर पाया। और उस टाइम की जो मैं बता रहा हूँ ना, हजामत होती थी, फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको पता है ज्यादा ज्यादा इधर मार पड़ेगी, वहां मार पड़ेगी, फिर भेज देंगे स्कूल 3 महीने बाद। बट अभी क्या है, दिल पे ले जाते हैं ज्यादा, आजकल की जनरेशन दिल पे ले जाती है, जज्बाती हो जाते हैं, वो उतना नहीं होना चाहिए। अब जो आगे चले गए हैं, आज उनसे पूछो, जिसने बेचारे ने गलत काम किया, अपने आप को खत्म कर लिया, वो गलत चीज थी। बट जो आगे बढ़ गए उन्होंने कौन सा भाई दिल्ली फतेह कर ली, है ना। सो सब बातें हैं ये। उल्टा मैं तो कहता हूँ जितना आप एक स्टेप बैक लेते हैं ना, उससे डबल आपको बाद में छलांग लगानी चाहिए। क्यों? सप्लियां आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आ गई। हमारे टाइम पे मेरी भी आई है सप्लियां, नहीं पढ़े आप। सो इस चीज को दिल पे नहीं लेना है। और कई बार फेलियर भी आपको थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ऑब्वियस ही बात है। ये जब फेल होते हैं तो आपको अंदर से ही फील आता है, और कई बार आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी मिल जाता है ना, एक टाइम मिल जाता है सोचने के लिए भी गलती कहाँ रहेगी। और कंटिन्यूटी में अगर आपको सक्सेस मिलती है ना, वो आपके सिर पे चढ़ जाती है। तो इसलिए फेल होना भी जरूरी है, पर हर बार ही नहीं होना है कभी कभी, है ना, कुछ एक मजबूरियां हो जाती है। सो नेक्स्ट आपके पास नमो ड्रोन दीदी स्कीम। अब नमो गया नरेंद्र मोदी जी, है ना, उनके नाम पे स्कीम चलाई गई है। दीदी है यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहे हैं, मतलब फन के लिए नहीं, समझे। ऐसे नहीं कि बस आपके घर की पिक्चर लेनी है, कैसा दिखता है मेरा घर ऊपर से, वैसा नहीं। दिस इज फॉर हेल्पिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे कहते हैं स्वयं सहायता समूह, जो कि जैसे कि बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, महिला मंडल होते हैं, ना। तो वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप के हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। कई महिलाएं क्या है, घर पे बैठ के फूड, अचार, ये सब बनाती हैं, और उनके ग्रुप बना होता है जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। जितना भी प्रॉफिट आता है सब में वो शेयर किया जाता है। कोई अचार बनाता है, कोई पापड़ बनाता है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है एक लिज्जत पापड़, है ना, लिज्जत पापड़ बहुत न्यूज में चलता है। वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है और उनका टर्नओवर बहुत ज्यादा हाई है ना, बाकी आपके नेस्ले वगैरह से भी ज्यादा वो प्रॉफिट करते हैं। गुजरात की कंपनी है, तो उन्होंने ये लिज्जत पापड़ करके बहुत फेमस चलता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इन महिलाओं को एक टाइप से सशक्त करते हैं, एम्पावर करते हैं, ताकि घर पे बैठे बैठे भी कुछ अर्निंग कर सके, है ना। और जब तक अर्निंग आती रहेगी तो घर में थोड़ा सा इनका भी जो मनोबल है बढ़ता रहेगा, राइट। सो इसी के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द सेंट्रल सेक्टर स्कीम नमो ड्रोन दीदी फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर दीन दयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM with outlay of 1261 करोड़। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे बॉक्स में अंडरलाइन किए, पहली बात कौन सी है, ये
केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, केंद्रीय योजना है, ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है ये, राइट। नमो दीदी ड्रोन जो आपकी स्कीम है, इसमें जितने भी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह है या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको कवर किया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान, ऐसा समथिंग इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसमें लगभग 1261 करोड़ रुपया दिया जाएगा ये ड्रोन्स के लिए। अभी ड्रोन कहां पे यूज किए जाएंगे इसमें दे रखा है, दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 14,500 selected women self-help group during period of 2024-25 to 2025-26। तो 2 साल के लिए ये ड्रोन दिया जाएगा। Rental services to farmers for agriculture purpose, applications of liquid fertilizers, pesticides for the present। सिंपली कह रहे हैं कि लगभग 14,500 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है लाखों के हिसाब से, बट लगभग 14,500 को ही पहले सिलेक्ट किया जाएगा। 2024 से लेके 26 के टाइम पीरियड में इनको ये प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये रेंटल सर्विसेज पे भी अवेलेबल है, कुछ एक किसानों को, कुछ एक कृषकों को, और उनको ये रेंट पे दिए जाएंगे ताकि इसको यूज कर सके। लिक्विड फर्टिलाइजर, जैसे लिक्विड फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करना, उसके लिए यूज कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स, उसको अगर आपने स्प्रे करना उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या है, इसमें वित्तीय सहायता क्या दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। सो सेंट्रल फाइनेंशियल assistance is at 80% of the cost of drone, and accessories ancillary charges up to maximum of 8 lakh will be provided to the women self help group for the purchase of drones as a package। तो कह रहे हैं कि सेंट्रल फाइनेंशियल आपका जो यहाँ पे असिस्टेंट है, that is at 80% of the cost of ड्रोन। तो ड्रोन की अगर 80% तक आपकी जो कॉस्ट है उसका इन्होंने आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है। साथ में इसकी कोई एसेसरीज हैं, एंसिलरी चार्जेस हैं, उसके लिए लगभग 8 लाख रुपया जो है प्रोवाइड किया जाएगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ताकि ये ड्रोन को खरीद सके एज ए पैकेज की फॉर्म में। इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा इसके ऊपर, दैट इज 3% दिया जाएगा इसके ऊपर इंटरेस्ट। सिग्निफिकेंस क्या है, ये इनिशिएटिव जो है अंडर दिस स्कीम विल प्रोवाइड sustainable business and livelihood support to self-help group। They would be able to earn additional income from these drones। तो उनके लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया है, दैट इज नमो ड्रोन दीदी स्कीम। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, लगभग 1261 करोड़ रुपए इसमें दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय या दीनदयाल अंत्योदय योजना के थ्रू नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन उसके अंतर्गत आता है। और इसमें इन्होंने कहा है कि इनकी जो अर्निंग है, इनकी जो इकोनॉमिक फायदे हैं इनको बढ़ जाए, उसके लिए इसे यूज किया जाए। सो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। 1261 करोड़ बड़ा बजट है, छोटा बजट नहीं है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, हमने एक और पढ़ा था जहाँ पे लद्दाख में ऑब्जर्वेटरी लगाई जा रही है। तो अब लद्दाख में इन्होंने एक नया ये स्पेसशिप टाइप रखा है। लद्दाख का जो आपका क्लाइमेट है और जो स्पेस का क्लाइमेट है लगभग एक जैसा ही है। क्योंकि यहाँ पे भी डस्ट स्टॉर्म चलता है, वहां पे भी डस्ट स्टॉर्म चलता है, लद्दाख में भी और स्पेस पे भी। लद्दाख में भी एल्टीट्यूड हाई होने की वजह से ऑक्सीजन कम है, तो वहां पे भी ऑक्सीजन कम रहती है आपकी स्पेस में। यहाँ पे टेम्परेचर डाउन रहता है, वहां पे टेम्परेचर डाउन रहता है। सो लगभग सिमिलर सी आपकी सिचुएशंस हैं। तो एनालॉग स्पेस मिशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि ऐसा स्पेस मिशन जो कि आप अपने एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ के ऊपर ही प्रोवाइड करवाना चाहते हैं ट्रेनिंग, सो दैट वो थोड़ा सा उनको सिमिलर लगे जब वो स्पेस के ऊपर जाए। सो एनालॉग स्पेस मिशन। So recently ISRO, that is Indian Space Research Organization, launched its first analog space mission in Leh, marking a significant milestone in the country's space exploration efforts। तो कह रहे हैं कि हाल ही में इसरो ने या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला एनालॉग मिशन यहाँ पे शुरू किया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि ये भारत के लिए बहुत अच्छा माइलस्टोन होगा स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, स्पेस के बारे में और चीजें जानने के लिए। सो एनालॉग स्पेस मिशन होता क्या है? सो दीज आर सिमुलेटेड मिशंस कंडक्टेड ऑन अर्थ दैट मिमिक द कंडीशंस एंड चैलेंजेस ऑफ एक्चुअल स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो कह रहे हैं कि ये सिमिलर ही ऐसे कुछ एक मिशंस हैं जो कि अर्थ के ऊपर कंडक्ट करवाए जाते हैं, राइट। ये इसकी जो कंडीशंस हैं या फिर इसके जो चैलेंजेस हैं वो सारे के सारे स्पेस के साथ ही, एक्चुअल स्पेस के साथ मिलते जुलते हैं। These missions are crucial for testing technologies, studying human behavior, preparing for future long duration space flight। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे एनालॉग मिशंस को अगर हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं तो अगर हमें कोई चीज
स्पेस के ऊपर टेस्ट करनी है, उसको आप ले जैसे एरिया में भी टेस्ट कर सकते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की इंसान कम टेम्परेचर पे बिल्कुल आइसोलेटेड लोकेशन में जहां पे पानी भी अवेलेबल नहीं है, मतलब फ्रीजिंग रहता है, यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है, ऑल्सो जहां पे टेम्परेचर कम है, ऑक्सीजन कम है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, तो वहां पे ह्यूमन कैसे इरिटेट हो सकता है या कैसे सर्वाइव कर सकता है अपने आप को, इससे स्टडी कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर की भी, मतलब आइसोलेटेड पोजीशन में इंसान कैसे बिहेव करेगा। ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट, तो अगर आप आने वाले समय में कोई लंबी समय के लिए कोई अगर आप ऐसा कोई स्पेस फ्लाइट या फिर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। अब इसका एम क्या है? टू रेप्लिकेट द लिविंग कंडीशंस ऑफ एस्ट्रोनॉट्स वुड फेस ऑन मिशंस टू डेस्टिनेशन लाइक द मून, मार्स एंड एस्टेरॉइड्स। तो कह रहे हैं कि अगर ये हम लद्दाख में ही परफॉर्म करते हैं तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो आपके स्पेस में लिविंग कंडीशंस हैं आपके एस्ट्रोनॉट्स की वो कैसी हैं, और आने वाले समय में अगर हम किसी डेस्टिनेशन पे, चाहे मून पे, मार्स पे या एस्ट्रॉइड किसी के भी ऊपर अगर हमारा कोई ह्यूमन स्पेस फ्लाइट या कोई मिशन अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो वहां पे ये हमें हेल्प करेगा, राइट। ऑब्जेक्टिव टू रेप्लिकेट कंडीशंस ऑफ living in an interplanetary habitat, tackling the potential obstacles that astronaut may face on future deep space missions। तो सिंपल, ये स्पेस पे आपको जो परेशानियां, जो स्पेस में जाके आपको जो कंडीशंस देखने को मिलेगी उसको रेप्लिकेट करने के लिए इसको बनाया गया है। सो आप देख सकते हैं कि रिसेंटली फॉर्म्ड आपकी जो यूटी है लद्दाख, वहाँ पे मल्टीपल आपकी चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो के बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, राइट। एक तो उन्होंने आपकी जो स्पेस लाइट्स है, आपकी जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं, राइट, उसके लिए प्रोजेक्ट चला रखा है। ऑल्सो ये आपका एनालॉग स्पेस मिशन है, एक और भी हमने किया था लास्ट अक्टूबर में। सो लगभग अगर आप देखें तो इसरो के इतने प्रोजेक्ट कहीं भी हिमालयन रीजन में नहीं चलाए गए, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसरो का कोई रीजनल जो ब्रांच है वो लद्दाख में ओपन हो सकता है, क्योंकि वहां पे इनके बंदे रहेंगे। सिंपल सी बात है, फिर यहाँ पे अगर ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो साथ साथ में इनको एक रीजनल ऑफिस बनाना पड़ेगा, क्षेत्रीय कार्यालय। So this is analog space mission. Next step is LIDAR. LIDAR टेक्नोलॉजी, जैसे रेडार होता है, सोनार होता है, वैसे LIDAR होता है। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। LIDAR क्या होता है? बताओ। रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फिर अरे कौन है साइंस से? रेडार, सोनार। रेडार बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एक होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दूसरा क्या है? रेडार क्या है? हाँ जी भट्टी साहब। और कौन है साइंस से? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ रेडार की फुल फॉर्म। साउंड डिटेक्शन, सॉरी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। So recently, scientists have detected a lost Mayan city hidden for centuries in the dense Mexican jungle using LIDAR। तो रिसेंटली कुछ एक आपके वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हाल ही में एक सिटी है जिसका नाम है मयान सिटी, जो कि काफी समय से हिडन थी, मतलब छिपी हुई थी सेंचुरी से, कुछ दशकों से, इन द डेंस मैक्सिकन जंगल्स ड्यूरिंग। उसको यूज किया है उन्होंने लिडार टेक्नोलॉजी को। लिडार टेक्नोलॉजी को यूज करके रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, बिल्कुल सही। डेकोरेशन नहीं आएगा, डिटेंशन आएगा। सो वैज्ञानिकों ने हाल ही में लिडार टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए मयान सिटी, जो कि मैक्सिकन के जंगल एरिया में छिपी हुई थी, डेंस फॉरेस्ट के बीच में पाई जाती थी, उसको लिडार टेक्नोलॉजी को यूज करके इन्होंने यहाँ पे डिटेक्ट किया है, उसको खोजा है, राइट। इसका एक टाइप से डिटेक्शन किया है। सो अब लिडार क्या है? दैट इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जैसे आपका रेडार है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, वैसे ही लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग को यूज किया है। और ये क्या है? इट इज अ रिमोट सेंसिंग
technology that uses light in the form of pulsed laser to measure ranges, variable distances of a sensor usually mounted on an aircraft or to the earth surface. तो कह रहे कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग को यूज करके, जो कि एक रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी है, उससे इन्होंने लाइट को यूज किया है एक पल्स लेजर की तरह। अब ये जो लेजर लाइट है एक टाइप से वेरिएबल डिस्टेंस बताती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्काई से या फिर किसी एयरक्राफ्ट के थ्रू इस रेंजिंग को यूज कर रहे हैं तो नीचे के जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो उसी को यूज करते हुए इन्होंने यहाँ पे इस मायान सिटी जो है, जो कि सदियों से आप कह सकते हैं कि कुछ एक दशकों से, कुछ एक सेंचुरी से हिडन एक लोकेशन थी, उसको उन्होंने यहाँ पे खोजा है। सो लिडार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो क्या क्या याद रखना है आपने? लिडार, रेडार एंड सोनार। सो लिडार में क्या यूज कर रहे हैं आप? लाइट डिटेक्शन, है ना, लेजर लाइट को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? रेडियो वेव्स को यूज कर रहे हैं ना। और सोनार में क्या है? साउंड वेव को यूज कर रहे हैं। सोनार यूज किया जाता है अंडर द सी, रेडार यूज किया जाता है ओवर द एयर, है ना। और लिडार को भी यूज किया जाता है, आप सरफेस से भी यूज कर सकते हैं और स्काई से भी यूज कर सकते हैं, बट लेजर लाइट यूज की जाएगी। तो इनके जो स्टार्टिंग के शब्द है वही बता रहे हैं। सोनार मीन्स साउंड, रेडार मीन्स रेडियो एंड लिडार मीन्स लाइट, राइट। सो इसमें इन्होंने इसको यूज किया। लिडार डाटा कैन बी यूज टू क्रिएट हाई रेजोल्यूशन 3D मॉडल्स ऑफ ग्राउंड एलिवेशन विद अ वर्टिकल एक्यूरेसी ऑफ अप टू 10 सेंटीमीटर्स। तो ये कह रहे हैं कि लिडार को अगर आप यूज कर रहे हैं किसी भी डाटा को डिटेक्ट करने के लिए, तो इससे आप हाई रेजोल्यूशन की आप पिक्चर्स ले सकते हैं, 3D मॉडल बना सकते हैं ग्राउंड एलिवेशन के ऊपर, और ग्राउंड से 10 सेंटीमीटर ऊपर तक जो है ये प्रॉपर आपको इमेज बना के दे सकता है वर्टिकल एक्यूरेसी के साथ। इट इज यूज्ड टू जनरेट precise 3-dimensional information about the shape of the earth and its surface characteristics. This is obviously very useful information for geographers, policymakers, conservationists and engineers. It has also shown potential as a tool of archaeological discovery. Simple कह रहे हैं कि अगर आप लिडार को यूज कर रहे हैं तो उससे आप बहुत ही प्रिसाइज, मतलब बहुत ही सटीक मीन्स विदाउट किसी एरर के, विदाउट एरर, प्रिसीजन के साथ आप यहाँ पे 3-dimensional इंफॉर्मेशन को यहाँ पे गैदर कर सकते हैं, राइट। और शेप ऑफ द अर्थ का भी पता कर सकते हैं, सरफेस के ऊपर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है सरफेस के ऊपर, चाहे प्लेटो है, प्लेन है, कोई माउंटेन है, उसके बारे में आप प्रॉपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और ज्यादातर इसे ज्योग्राफर्स यूज करते हैं, आपके पॉलिसी मेकर्स, जहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, राइट, गवर्नमेंट का है चाहे प्राइवेट है। कंजर्वेशन के लिए अगर आप बात कर रहे हैं कि कोई आपका टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, या कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पे यूज कर सकते हैं। और मल्टीपल जहाँ पे आपके इंजीनियर्स काम करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वहां पे लिडार यूज किया जा सकता है। ऑल्सो उन्होंने कहा है कि इसका एक पोटेंशियल ये भी है कि आप आर्कियोलॉजी के लिए भी यूज कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कहाँ पे काम करते हैं? जो पुरानी सभ्यताएं पानी के नीचे डूब गई हैं या कहीं पे धरातल के नीचे पाई जाती हैं, तो उनको खुदाई करके निकालते हैं, जिसको पुरातन विभाग कहते हैं ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट लिडार टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक इंडियन आर्मी के जवान है, नीचे कुछ एक आपके दूसरी कंट्री के जवान है। सो दिस इज इंडोनेशिया के आपके कुछ एक जवान यहाँ पे प्रेजेंट है इंडिया में, और उन्होंने अभी एक एक्सरसाइज की जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। मिलिट्री एक्सरसाइज आपसे पूछी जाती है, सो कृपा करके इनको याद रखें, जो भी आ रही है उनको याद रखिए। साइंस एंड टेक में भी ऐसा हमने की थी, वहां भी मैंने आपको मार्क किया था कि उसमें गरुड़ शक्ति भी थी, जो मैंने आपको मार्क की थी। लगभग 35 से ज्यादा एक्सरसाइज होती हैं, बट 20 ही इंपॉर्टेंट है उसमें से, 20 आपको याद रखनी है। और हर साल के हिसाब से आपको याद रखना होगा कि कौन सी कब हुई और कहाँ पे हुई, ये भी पूछा जाता है। एडिशन कौन सा था, 12वीं वाली था, 13वीं वाली था, चौथी, मतलब कई बार होता है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सी एक्सरसाइज थी, ये भी पूछ लेते हैं। कौन कौन सी कंट्री के बीच में है, स्टार्ट कब हुई थी, ये भी पूछ लेते हैं। सो फैक्चुअल नॉलेज है पूरी की पूरी, इसको आपने याद रखना है। सो इंडियन आर्मी कंटिजेंट कंप्राइजिंग दैट इज 25 पर्सनल डिपार्टेड फॉर Jakarta, Indonesia to take part in exercise Garuda Shakti 24, which will be conducted from 1st to 12th November 2024. तो 1 नवंबर से 12 नवंबर तक चलने वाली एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति के लिए
इंडियन आर्मी के 25 जवान या फिर 25 जो आपके जवानी कह सकते हैं वो जकार्ता के लिए यहाँ से निकले। सो गरुड़ शक्ति क्या है, इस बार जो 2024 में हुई नवंबर में एक्सरसाइज, ये 9th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, मतलब 9वीं बार हुई है एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। इट्स 9th एडिशन इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुई और ये ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, राइट। जैसे पैरा एसएफ है आपका, इंडियन कंटिजेंट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रूप्स फ्रॉम पैराशूट रेजिमेंट दैट इज स्पेशल फोर्सेस। तो स्पेशल फोर्सेस के जो पैराशूट रेजिमेंट के जवान हैं वो इसमें भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजे गए। 25 जवान हैं। एक्सरसाइज में क्या करना चाहते हैं, इनका मेन काम क्या, दोनों साइड पे दैट इज both side with each other's operating procedures and enhance mutual understanding, cooperation, interoperability between the special forces of both armies। तो दोनों ही आर्मीज के, चाहे इंडिया है चाहे इंडोनेशिया है, इनके जो विशिष्ट सेना दल हैं, जो आपके स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने रहे, राइट। उनके बीच में कॉपरेशन बना रहे, आपसी संबंध अच्छा रहे, उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी अच्छी रहे, उसके लिए एक्सरसाइज को किया जाता है, right। It is designed to develop bilateral military cooperation and strengthen bonds between two armies through conduct of discussion, rehearsal of tactical military drills। तो कह रहे कि दोनों देशों के बीच में जो एक मिलिट्री आपका कॉपरेशन है, आपसी संबंध है, वो अच्छे बने रहे, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथ रहे, इनके ऊपर मजबूती बनी रहे, और जितने भी आपके डिस्कशंस है, और ये दोनों स्ट्रेंथन कैसे होंगे बॉन्ड्स या फिर कॉपरेशन कैसे बनेगा, जब दोनों आपस में डिस्कशन करेंगे और साथ साथ में रिहर्सल करेंगे कुछ एक टैक्टिकल मिलिट्री ड्रिल्स को। तो यहाँ पे ड्रिल्स भी की जाती है, टैक्टिकल रिहर्सल की जाती है, और साथ साथ में कुछ एक चर्चाएं भी की जाती है, राइट। लोगों के बीच में यहाँ पे डिस्कशन भी चलते हैं। सिग्निफिकेंस, इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द कंटिजेंट्स टू स्ट्रेंथन देयर bond and share best practices। It will also act as a platform to achieve shared security objectives and foster bilateral relation between two friendly nations। तो वही सेम बात है, बॉन्ड पक्का रहना चाहिए दोनों के बीच में। जो प्रैक्टिसेस हैं, जो अब वो अपनी टैक्टिक्स यूज करते हैं, इंडिया अपनी टैक्टिक्स कौन सी यूज करता है, दोनों में साझा करेंगे। साथ साथ में ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दोनों एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए अपना एक उद्देश्य बना सकते हैं। दोनों के बीच में जो रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है दोनों देशों के बीच में, और ज्यादा इससे मजबूत होंगे। सो सिंपल, दिस इज इंडिया इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, जो कि 25 जवान भारत से गए, और ये 9th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। पैराशूट रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्ट लिया, और ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुई, इंडिया में नहीं हुई। नेक्स्ट है व्हाट इज हवांग। हाँ जी, ये आपस में एक्सरसाइज करते हैं। जैसे मान लो पंजाब पुलिस और एनएसजी की होगी, समझाओ समझाओ, पूछ के ले। हाँ जी जी, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए नहीं है। जैसे मान लो पंजाब पुलिस का जवान है, आर्मी की अपनी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी कमांडो, है ना। तो अगर मान लो पंजाब पुलिस के किसी जवान को कमांडो बनाना है, तो आप क्या करेंगे, पंजाब पुलिस का डीजीपी बोलेगा वहां के कमांडिंग ऑफिसर को, एनएसजी के कमांडिंग ऑफिसर को, कि हम अपने 25 जवान भेज रहे हैं, पंजाब पुलिस के हिसाब से तो बेटर है, बट आप इनको आर्मी का कमांडो की ट्रेनिंग दे दो डेपुटेशन के थ्रू। तो क्या हो गया, 25 जवान उनके एनएसजी के कमांडो पे, 25 जवान आपके पंजाब पुलिस के। उन 25 जवानों को 50 जवान हो गए, दोनों 25 उनके 25 उनके, तो उनको आपस में ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। तो वो वहां से कमांडो ट्रेनिंग लेके आएंगे। अब वो 25 कमांडो ट्रेनिंग लेके आगे, अब जितने भी बाकी आपके पीएपी में जितने भी बाकी जवान है, उनको वो ट्रेनिंग देंगे 25, क्योंकि उनको पता है कि कमांडो ट्रेनिंग में क्या क्या किया जाता है ना। तो वैसे ही इंडिया के जवान गए हैं इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में वो कैसी ट्रेनिंग देते हैं, है ना, तो वो इंडिया वाले इंडोनेशिया से सीखेंगे, और जो इंडोनेशिया वाले वो इंडिया से सीखेंगे कि इंडिया में कैसे अपना इनका टैक्टिक चलती है ना। तो वो एक दूसरे के साथ मतलब अपना टैक्टिक, जो भी उनका लड़ाई में कैसे लड़ाई करते हैं, यहाँ पे क्या ट्रेनिंग मिलती है, तो वो एक दूसरे के साथ साझा करने गए, है ना। तो वो है मतलब ट्रेनिंग करने गए सब। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का मतलब ये है कि नाम रखा है इन्होंने गरुड़ शक्ति, राइट। और सिर्फ एक्सरसाइज का ये मतलब है कि वहां पे ट्रेनिंग करेंगे, आपस में मिलकर ट्रेनिंग करेंगे, ताकि दोनों में बातचीत अच्छी बनी रहे, दोनों देशों के बीच में जो है मित्रता बनी रहे, और जो उनके पास स्किल है वो इंडिया को मिले, इंडिया के स्किल उनको मिले, बस इतना है। तो एक्सरसाइज करते हैं हर साल। नेक्स्ट है हवांग सोंग 19। नॉर्थ कोरिया आपको पता है बहुत सारी ये जो है मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स
न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बहुत सारी ये यहाँ पे टेस्ट करते रहते हैं। किंग जोंग यंग, है ना, क्या नाम है उसका, किम जोंग यंग, यंग जैसा कुछ करके, है ना, आपने देखा होगा। वो हेयर कट बनाते हैं ऐसा और बाल रहते नीचे को, है ना। उनके साथ अगर आपने विद इन 30 सेकंड हाथ नहीं मिला, जब उन्होंने हाथ कर दिया ना और आप सलूट कर रहे हैं, तो सलूट करते करते आपने ज्यादा बकवास नहीं करनी है। वो कुछ बोलते हैं उसको, है ना, अपनी लैंग्वेज में। और जब आपने 1 सेकंड भी अगर लेट कर दिया ना, उसका टाइम बर्बाद कर दिया, यू विल गेट एग्जीक्यूटेड, है ना। उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। मतलब जैसे उन्होंने कहा वैसे ही। तो वहां पे उनके अलावा किसी भी होर्डिंग के ऊपर पिक्चर नहीं लग सकती। यहाँ बब्बू मान का पिक्चर लगा दिया आपने, आगे डी मार्ट की पिक्चर लगा दी, वहां पे कोई भी आपका जो होर्डिंग है वहां पे सिर्फ इनका पिक्चर होना चाहिए। तो मतलब डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। डिक्टेटरशिप को हिंदी में क्या कहते हैं, तानाशाही, है ना। सो हवांग सू 19, ये इन्होंने अभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। सो नॉर्थ कोरिया रिसेंटली, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है, 49 पैरेलल, 42 पैरेलल, 43 पैरेलल या 44 पैरेलल। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जो आपकी मिलिटराइज लाइन है, जिसको कहते हैं मैकमोहन लाइन, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। अब मुझे आपने बताना है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है, 49 पैरेलल, 42 पैरेलल, 43 पैरेलल या फिर 44 पैरेलल। लाइन का नाम है, जैसे आप कहते हैं 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान निकोबार फ्रॉम मेनलैंड इंडिया कि लक्षद्वीप। याद करिए ये लाइंस। 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करती है। बट आप बिल्कुल सिंपल बताइए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक लाइन है जो कि इनके बॉर्डर को सेपरेट करती है। एग्जाम में पूछा गया, बताइए, शाबाश, इधर भी है रिप्लाई। 42 पैरेलल है, 49 पैरेलल है, अशरामपल। हाँ, सीक्रेट्स कोई लीक नहीं होते। बोल रहे हैं कि आर्मी एक्सरसाइज में कोई सीक्रेट लीक होते नहीं। डॉक्यूमेंट कोई लीक नहीं होगा, सिर्फ आप स्ट्रेटजी बताते हैं। जैसे मान लो इंडोनेशिया वाले कहें कि हम अपने जवानों से 100 दंड कराते हैं, है ना, 100 पुशअप करवाते हैं। हाँ, इंडिया वाले कहेंगे कि हम 150 कराते हैं। और बोलते हैं कि हमारा जवान जो सबसे ज्यादा तगड़ा है वो 25 पुलअप्स कर सकता है ना, बीम के ऊपर लटक सकता है। वो बोलते हैं 150 कर लेंगे जी। तो वहां पे एक आपकी एक्सरसाइज होती है, तो सारी अलग अलग कंट्री के साथ एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज होती है वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स होती हैं। पूरी दुनिया के जो भी आर्मी के जवान हैं वो इकट्ठे होते हैं, वहां पे मिलिट्री गेम कराई जाती है। तो वहां पे इंडिया फर्स्ट आता है, अच्छी बात है ना। इंडिया 2 दिन बार वहां पे फर्स्ट है वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में। अब उसमें ऐसा नहीं कि हर कोई उठा के भेज देते हैं, जो पूरी की पूरी कमांड का सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर होगा उसको भेजेंगे, या टीम जो अच्छी होगी, ओलंपिक की तरह वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स। उसमें मिलिट्री के ही बंदे आते हैं सारे, चाहे एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, सबको भेज देते हैं। 3-3 टुकड़ियां बना के भेज देते हैं, जाओ वहां पे खेलो। सो ये चीज चलती है। अब मेरे को बताइए कौन सी लाइन है ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। 38 पैरेलल, 38 ही है। कितना सर्च, गूगल में नहीं सर्च करते आप बैठे बैठे इधर, बस ऐसे ही सुस्ती से बैठे हो। पता क्या है, अभी अगर आप बीच में गूगल सर्च भी कर लेंगे, है ना, एकदम से हिट करती है चीज, आपको याद रहेगी आगे एग्जाम में। शांति से बैठे होंगे कि आंसर निकलेगा कहीं से। साथ साथ में चेक कर लिया करो, नहीं समझ में आ रहा है तो। So North Korea recently declared that it successfully test fired its latest intercontinental ballistic missile, that is Hwasong 19। तो नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में डिक्लेयर किया है, घोषणा की है कि इन्होंने सफलतापूर्ण एक परीक्षण अभ्यास पूरा कर लिया है, टेस्ट फायर कर लिया है लेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को। इंटरकॉन्टिनेंटल मींस एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर ये अटैक कर सकती है। नॉर्थ कोरिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ कोरिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया। और एशिया के कौन से पार्ट में आता है? ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया कंसिस्ट ऑफ जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया, ताइवान, है ना। ये आपके सारे के सारे ईस्ट एशिया का पार्ट है, तो आपको याद रखना है। सो ईस्ट एशिया। So it's a North Korean intercontinental ballistic missile, जिसको कहते हैं ICBM। इंडिया के पास भी है ICBM,
जिन्होंने सही से टेक किया उनको पता है, अग्नि 5 जो है आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो उन्होंने भी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पे लॉन्च किया है। लेटेस्ट एडिशन जो है इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें सॉलिड फ्यूल का प्रोपल्शन है दैट अलाउज डिप्लॉयड मोर रैपिडली देन लिक्विड फ्यूल मिसाइल। अब जो आपके मिसाइल्स है उसमें सॉलिड, लिक्विड और आपका क्रायोजेनिक फ्यूल भी यूज किया जाता है, बट सॉलिड लिक्विड ज्यादा यूज किया जा रहा है। क्यों कह रहे हैं कि अभी जिन्होंने लेटेस्ट हवांग सॉन्ग 19 को जो लॉन्च किया उसमें सॉलिड फ्यूल यूज किया गया। ये कह रहे सॉलिड फ्यूल जो है लिक्विड फ्यूल के मुकाबले बहुत जल्दी डिप्लॉय हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी टारगेट पे हिट करता है और बहुत जल्दी जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है और इसको डिटेक्ट भी किया जा सकता है। सॉलिड फ्यूल जो है उसको बहुत रैपिडली आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी कह रहे हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते क्या है? सो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सो इट इज एन लॉन्ग रेंज मिसाइल दैट इज डिजाइन्ड टू डिलीवर न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑल्दो इट कुड आल्सो बी यूज्ड टू डिलीवर अदर पेलोड्स। ये कह रहे हैं कि ऐसी मिसाइल जो कि लंबी दूरी तक जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है, जिसमें आप न्यूक्लियर बॉम्ब को, न्यूक्लियर एटम को भी लॉन्च कर सकते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड को भी यूज कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लियर जो आपका मटेरियल है उसको बारूद की तरह आप यूज कर सकते हैं। इवन आप नॉर्मल जो आपके पास पेलोड होता है उसको भी आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, राइट? जरूरी नहीं कि न्यूक्लियर ही हो, बट दोनों को ही कर सकता है, राइट? फॉर एग्जांपल आरडीएक्स इसके ऊपर रख दिया आपने, आरडीएक्स डिप्लॉय कर दिया है, उसको आग लगी, आरडीएक्स जाके हिट करेगा। दूसरा आपके पास है न्यूक्लियर वॉरहेड, मतलब यहाँ पे आपने यूरेनियम को यूज कर लेना है या थोरियम को यूज करना है, मतलब न्यूक्लियर आप रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज करेंगे, तो दोनों चीजों को ये कैरी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, आईसीबीएम हैव अ मिनिमम रेंज ऑफ 5500 किलोमीटर्स विद मैक्सिमम रेंज वेरिंग फ्रॉम 7000 टू 16000 किलोमीटर। तो कह रहे कि अमेरिका की एक वैज्ञानिकों की फेडरेशन है, उनके हिसाब से जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये मिनिमम टू मिनिमम कितनी दूर तक जा सकती है? लगभग 5500 किलोमीटर तक मिनिमम डिस्टेंस है इसका, और मैक्सिमम ये 7000 से 16000 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। दीज आर दी मच फास्टर एंड हैव ग्रेटर रेंज अदर देन टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। तो अदर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनसे बहुत ज्यादा फास्ट है, मतलब डिस्टेंस अब देखिए मिनिमम दूरी तय करना 5500, बाकी क्या होती है 500 से 750, 500 से 5000, मतलब 5000 के बाद लिमिट कम हो जाती है। बट ये कह रहे हैं कि मिनिमम 5 से 5500 तक ये जाएगी, मैक्सिमम 7 से 16000 तक ये डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। और स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। वही स्ट्रेटेजिक मीन्स ऐसे नहीं कहीं पे भी दाग दिया, स्ट्रेटेजिक मीन्स जहाँ पे मौत का खेल खेला जा रहा है ना, जहाँ पे वॉर चल रही है वहां पे आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक का सिंपल मीनिंग होता है कि मिलिट्री पर्पस के लिए आप इसे यूज करेंगे। आईसीबीएम्स आर लॉन्च फ्रॉम लैंड, सबमरीन्स ट्रेवल थ्रू स्पेस and they re-enter the Earth atmosphere to reach distant target। तो कह रहे हैं कि ये जो ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको आप लैंड से भी, भूमि क्षेत्र से भी, सरफेस के ऊपर से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, किसी सबमरीन के ऊपर से, किसी पनडुब्बी के ऊपर से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। जैसे ये लॉन्च की जाएगी ये स्पेस के ऊपर जाएगी, मतलब ठीक ठाक हाइट पे जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा ये री एंटर करती है अर्थ के एटमोस्फेयर में, मतलब पहले एटमोस्फेयर से बाहर चली जाएगी, फिर दोबारा एंटर करेगी और जहां पे टारगेट होगा वहां पे जाके हिट करेगी। बट इतना कोई बेवकूफ नहीं है, इसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं पहले ही, है ना। बट ये सिंपल समझिए, बहुत बड़ा वॉर चलेगा तब ये यूज होगी। आईसीबीएम आज तक नहीं यूज की है और ना ही हो, क्योंकि सबके पास है तो बताता कोई नहीं है ना, सबके पास है। इंडिया के पास भी है, इंडिया ने तो डिक्लेयर किया कि हमारे पास अग्नि 5 है, इसका 5000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। तो अगर देखा जाए 7 से 16000 तो हमारे पास तो सबसे कम रेंज की है ना, फिर भी यूएस कहता है कि आपके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। 5500 मिनिमम लिखा है इन्होंने, अमेरिका वालों ने खुद लिखा है, अमेरिका के साइंटिस्ट ने। और जब इंडिया 5000 का टेस्ट करती है तो कहते हैं आप क्यों बना रहे, किसके ऊपर दागना चाहते हैं, क्या मंशा है आपकी, है ना। और खुद ही इनके पास 16000 किलोमीटर तक का है, मतलब ये अगर अटलांटिक से छोड़ेंगे ना तो जापान तक हिट करेगी, और जापान से छोड़ेंगे तो अटलांटिक तक हिट करेगी, समझ रहे हो। मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप क्रॉस कर देगी ये, गोल गोल घुमा के भेज देंगे ये। एक वहां से छोड़ेंगे डेविस स्ट्रेट से, एक बेरिंग स्ट्रेट से छोड़ेंगे, है ना, एक दूसरी साइड से एक दूसरी साइड, पृथ्वी इज गोल, तो पैराबोलिक पाथ ही पूरा बनाएगी, ऐसे सीधा नहीं जाएगी, आराम से। मैंने बोला ना आपको कि ये एटमॉस्फेयर क्रॉस कर, आपका अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्रॉस करके स्पेस जाएगी, स्पेस से दोबारा एंटर करेगी। समझ रहे हो कैसे लॉन्च होगी ये। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है ना, अब ये पार्ट आपका इक्वेटर है, मान लीजिए यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है।
जो मैंने मैप कराया आपको ना, यहाँ पे आपका जापान है दिस रीजन में। अब आपको अगर यहाँ से छोड़नी है ना लैंड से, तो ये ऐसे जाएगी ऊपर, फिर हिट करेगी, पोलर रीजन से ऊपर जाएगी फिर हिट करेगी। इसको बोले पैराबोलिक पाथ। पढ़ा किसी ने पैराबोलिक पाथ? क्लास 11th याद करिए फिजिक्स की। हाँ जी, मैथमेटिक्स में भी थी ना पैराबोलिक पाथ। जैसे स्पेस में जाते सैटेलाइट में ना स्पेस डिस्टेंस मैंने बोला ना कि 80 किलोमीटर के बाद स्पेस ही है। 80 किलोमीटर तक इफेक्टिव हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके बाद स्पेस स्टार्ट है। तो आपकी सैटेलाइट हिट भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं अगर इसकी रेंज में आ जाए। पर ये प्री टारगेट सेट होता है इसमें, है ना, प्री लॉन्च टारगेट होता है इसमें प्रीसीजन, तो वहां पे हिट नहीं करेगी। एक होती है आपकी गाइडेड मिसाइल, एक होती है अनगाइडेड। अनगाइडेड जहां गई बस छोड़ देगी। गाइडेड मिसाइल आपने देखी होगी, जैसे कि हॉलीवुड पिक्चर में आप देखते हैं एक मिसाइल जो है वो पीछा करती रहती है ना, आप जहां मर्जी जाए वो पीछे 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 आती रहेगी, उसको ये जब तक हिट नहीं करेगी तब तक छोड़ेगी नहीं। अब पानी में घुस गए तो पानी में जाके भी हिट कर देगी। देखते ना हीरो भाग रहा होता है वो पूरा का पूरा सुखोई टाइप विमान लेके, है ना, फाइटर जेट, और पीछे देखता है और शिट पीछे आ गई, भागो भागो भागो, है ना। वो पानी में भी जाने की कोशिश करता है, वो पानी में भी हिट कर देती है। और पहाड़ की साइड से निकलता है, वो भी पहाड़ की साइड से निकलती है पीछे पीछे। सो एक होती है गाइडेड मिसाइल, एक है अनगाइडेड। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट अब्दुल कलाम उन्होंने किया, इसलिए मिसाइल मैन। नहीं तो हमारे पास सारी अनगाइडेड थी, भेजना होता था चाइना पहुंच जाती पाकिस्तान, है ना, हवा के दबाव के साथ ही। सो दिक्कत हो जाती है उसमें। हो सकता है लाहौर भेजी और वापिस दिल्ली पे अटैक कर दे, तो इसलिए गाइडेड जरूरी है। नेक्स्ट है एसिड रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। एसिड रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। सो इसमें इन्होंने लोगो दे रखा है। अब सिंपल, जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं जो कि अपने एसेट्स नहीं बताते, जो उनके पास प्रॉपर्टी है ना, तो ईडी वाले रातों रात पहुंचते हैं, बस फिर वो सारे रास्ते सील कर देते हैं। फिर 18 20 घंटे तक उनका चलता रहता है कार्यक्रम अंदर। फिर वो हर एक चीज का डाटा निकालते हैं, बड़े बड़े सीए बैठते हैं, जन्म पत्री निकाली जाती है कि पिताजी के पास तो इतना था, आपके पास कैसे आया इतना। फिर जितना एक्स्ट्रा है वो साथ ले जाते हैं बोरियों में, और जिसका है उसको भी ले जाते हैं, और जो उसका है उसको छोड़ देते हैं। बट अकाउंट सारे सीज हो जाएंगे उस टाइम तक, है ना, जब तक कोर्ट हियरिंग नहीं होगी। तो वैसे ही एशिया पैसिफिक रीजन में कहीं पे भी अगर कोई एसिड रिकवरी करनी हो तो उसके लिए एजेंसी है, वो एक टाइप से इंटरनेशनल एजेंसी है, दैट इज एसिड रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक, ARINAP. So India, represented by the Directorate of Enforcement, has been included in the steering committee of the Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific. तो कह रहे हैं कि इनकी कोई मीटिंग थी कमेटी की पूरी की पूरी एसिड रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क की, तो वहां पे भारत को जो रिप्रेजेंट किया, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट गया था। तो ईडी के जो लोग थे वहां पे इसको रिप्रेजेंट करने गए थे, तो भारत को एक टाइप से वहां पे प्रतिनिधि बन के गए थे। सो अब ये एजेंसी है क्या? सो एक प्रोमिनेंट मल्टी एजेंसी नेटवर्क है डेडिकेटेड टू टैकलिंग क्राइम प्रोसीड्स अक्रॉस द एशिया पैसिफिक। तो एशिया और पैसिफिक के रीजन के बीच में अगर कहीं पे भी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इलीगल एसेट को यूज किया जा रहा है, इलीगल एसेट मींस इलीगल ब्लैक मनी को या फिर किसी भी टाइप का एसेट हो सकता है, उसको यूज किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए जितना भी एक क्राइम करते हैं इन इलीगल एसेट से, उसको रोकने के लिए एजेंसी बनाई गई है एशिया पैसिफिक, एशिया से लेके पैसिफिक रीजन तक। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन ऑन एसेट ट्रेसिंग, फ्रीजिंग एंड कॉन्फिस्केशन। जैसे कि इंडिया से कोई भागा और इंडोनेशिया में जाके बैठ गया है सारा का सारा पैसा लेके, तो क्रॉस बॉर्डर जितना भी कोलैबोरेशन है, दोनों कंट्री कोलैबोरेट करेंगी, वहां की पुलिस अरेस्ट करेगी, डिपोर्ट करके इंडिया भेज देगी। तो उसके लिए ये इन्होंने एजेंसी बनाई है। तो ये एसेट को ट्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया में कंगाल बनते हैं, इंडोनेशिया में जाते के सोने के दांत, है ना, पूरे के पूरे डायमंड डाल के घूम रहे हैं और डायमंड की माला डाली हुई है, तो वहां पे वो इसके एसेट को ट्रेस करेंगे, है ना। दूसरा, जो भी इसके बैंक अकाउंट्स होंगे, अदर अकाउंट्स जो भी होंगे उस रीजन में, आपके एशिया पैसिफिक रीजन में, वहां पे जाके इसको फ्रीज कर देंगे, उसको कॉन्फिस्केट कर देंगे, मतलब इसके ऊपर पूरी की पूरी निगरानी रहेगी। इसको अल्टीमेटली सिंपल समझिए, अल्टीमेटली ये वहां पे इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सो एम क्या है?
to increase the effectiveness of members' efforts in depriving criminals of their illicit profits on a multi-agency basis by establishing itself the Center of Professionals Network in tackling the proceeds of crime. सिंपल कह रहे हैं कि पूरे की पूरी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्रयास ये है, इनका पूरा का पूरा एफर्ट ये है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो कि कानून मतलब गैर कानूनी तरीके से जो प्रॉफिट कमाते हैं और जो अपने सेंटर बना लेते हैं प्रोफेशनल, उनके लिए भी रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तो सिंपल जितने भी इलीगल एक्टिविटीज हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, उसके ऊपर काम करने के लिए एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क काम करता है। और भारत ने हाल ही में जो उनकी स्टीयरिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें इंडिया का ईडी वहां पे इसको रिप्रेजेंट करने गया था। एम्पावर्ड कमेटी फॉर एनिमल हेल्थ। Empowered Committee for Animal Health. So again, this is a committee to prevent animals from different type of diseases, चाहे वो tropical है, neglected हैं, rare हैं या फिर conventional है। पारंपरिक बीमारी है, कोई नई बीमारी है, कोई दुर्लभ बीमारी है या फिर कोई ऐसा वायरस है जिसकी वजह से एनिमल्स की हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है, तो उसके लिए इन्होंने इसको लॉन्च किया। बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि नेशनल पार्क्स में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी कुछ एक एलिफेंट्स की डेथ होती है, उसके ऊपर फिर आपके आएगा एक ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड लाइफ बोर्ड है जो कि कुछ एक लोगों को भेजता है वहां पे स्टडी करने के लिए कि ऐसा कौन सा प्लांट खा लिया जिसकी वजह से एनिमल की डेथ होगी, या ऐसा कौन सा जेनेटिक चेंज आ चुका जिसकी वजह से इनमें डिजीज फैल रही है। तो उसके लिए उन्होंने एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई है, दैट इज Empowered Committee for Animal Health. So 8th meeting of the Empowered Committee for Animal Health, that is ECAH, held recently, emphasized advancement in India's animal health. तो 8वीं बार Empowered Committee for Animal Health इनका मीटिंग हुआ जहां पे इन्होंने ज्यादातर ध्यान दिया कि हमें भारत में जो पशुओं की स्वास्थ्य है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, एडवांसमेंट करने की जरूरत है। अब ये रिसेंटली बना है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ECAH, 2021 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर काम करता है। अब ये क्या करता है, ये कुछ एक एविडेंस बेस्ड इंसाइट देता है, पॉलिसीज बनाने के लिए रिकमेंड करता है ताकि जितने भी नेशनल प्रोग्राम चलाए गए हैं एनिमल हेल्थ के लिए उनको पूरा किया जा सके। जो भी नई बीमारियां इमर्ज हो रही हैं, मतलब जो भी नई नई प्रकार की बीमारियां यहाँ पे पैदा हो रही हैं और जो कि आगे चलकर इन एनिमल्स के लिए थ्रेट हो सकती है, खतरा हो सकती है, उसके ऊपर ये काम करता है। वन हेल्थ इनिशिएटिव इन्होंने चलाया है एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये बनाता है वेटरनरी वैक्सीन के लिए, ड्रग्स के लिए और बायोलॉजिकल्स के लिए। तो सिंपल ये एनिमल की फुल फ्लेज जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का काम करता है। So this is Empowered Committee for Animal Health, established in 2021 और multiple policies, multiple recommendations करता है, national program चलाता है ताकि जितने भी चाहे पहले से चलती बीमारियां या फिर इमर्जिंग जितने भी डिजीजेस हैं उनके ऊपर काम किया जा सके। So this is Empowered Committee for Animal Health और ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर काम करता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी का ही पार्ट है। अब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर की, है ना, उसमें इनके जो चेयरमैन थे विवेक देबरॉय, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद हमें ये एक सवाल पूछा जाएगा कि वो मरे कैसे, ये नहीं पूछा जाएगा मरने का कारण क्या था, मौत कब हुई, नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता क्या है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करता है। जैसे जो आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, क्या बनाते हैं वो, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो उनका मेन काम यही है। वैसे ही इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, ये एडवाइजरी काउंसिल है, मतलब प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक्स के बारे में लिटिल नॉलेज, थोड़ी नॉलेज या बिल्कुल नॉलेज नहीं है तब ये उनको हेल्प करेंगे, है ना। तो पूरी की पूरी काउंसिल का यही काम है ताकि प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे और प्राइम मिनिस्टर को इसमें ये थोड़ा सा हेल्प करे। ये हैं विवेक देबरॉय। सो विवेक देबरॉय, चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एंड अ टॉप इकोनॉमिस्ट, पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये एक अर्थशास्त्री भी थे, है ना, बहुत अच्छे, और इनके भी हाल ही में डेथ हुई है। सो अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, इसका काम क्या है, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी कंस्टिट्यूटेड टू गिव एडवाइस ऑन इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इश्यूज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली टू द प्राइम मिनिस्टर। तो एक स्वतंत्र बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है
जिसको स्पेशली इसलिए बनाया गया ताकि ये जो भी आर्थिक मुद्दे हो, आर्थिक मामले हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक सलाह दे सके, है ना, सलाह मशवरा कर सके। स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने सलाह देनी होती है किसी भी आर्थिक मुद्दे के लिए या फिर किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिगार्डिंग। सो दिस इज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, आर्थिक सलाहकारी परिषद। तो इनका काम क्या है, सलाह देना कि कौन सा इकोनॉमिक पैरामीटर आपको पूरा करना चाहिए, इकोनॉमी आपकी डाउन जा रही है, अप जा रही है, इन्फ्लेशन आपको कैसे टारगेट करना है। काम तो वैसे आपका आरबीआई का ही है, पर कई जगह पे ये मोदी जी को भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आपके एनआईए के चीफ होते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके डायरेक्टर भी मोदी जी से बात करते हैं, मोदी जी उनसे सलाह लेते क्या किया जाए, है ना, कि हमारा कभी जापान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या हमारा पाकिस्तान के साथ तो चलता ही रहता है, चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हो जाता है, वो हमारी लाइन में आ जाते हैं, हम उनकी लाइन में चले जाते हैं, वो मुक्के मार रहे हैं, क्या करें। तो एनआईए वाले कहते हैं कोई बात नहीं, छोटी मोटी होती रहती है तकरार, है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है। तो उनको कहते हैं आप भी थोड़ा पिछड़ जाइए 50 मीटर, हम भी 50 मीटर हट जाते हैं और बीचों बीच लाइन बना देते हैं। फिर बर्फ पड़ जाती है, वो लाइन पता रहता, फिर वो कभी नीचे कभी हमारे बंदे कभी ऊपर। तो वो इतना बड़ा बॉर्डर है, उसमें फेंसिंग करना दिक्कत वाली बात है। बांग्लादेश का बॉर्डर कितना बड़ा है, वहां पे भी फेंसिंग नहीं है, तो मैक्सिमम जगह पे पिलर बनाए होते हैं, इसलिए कई बार पंजाबी बंदे भी वहां निकल जाते हैं और उनके इधर आ जाते हैं, फिर ऐश कर लेते हैं, फिर उनको टॉर्चर करने लग जाते हैं, क्या करने आया। वो कहता है यार मैं तो खेतों में जा रहा था, कहते खेत उधर से आप इधर क्यों आए। फिर रिलीज भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है, उनको रिलीज कर देते हैं, पूरा उनका डॉक्यूमेंट निकालते हैं कि ट्रेनिंग तो नहीं ली है, बट उसमें टाइम लग जाता है, 6 महीने इंडिया का खाना खा के जाते हैं, वो पाकिस्तान में भी खा के आते हैं, तो हो जाता है क्रॉस बॉर्डर आपका पैसेज वे हो ही जाता है। अब इतनी बड़ी अगर आप लाइन लगाने लगेगा ना या फिर फेंसिंग करने लगेंगे, इलेक्ट्रिक फेंसिंग होगी, गवर्नमेंट कहती है इलेक्ट्रिक फेंसिंग होना चाहिए, करंट होना चाहिए, आप घरों तक बिजली पहुंचा दो वही बहुत है। अब बॉर्डर पे इतनी बड़ी लाइन लगाना और बार्ब्ड तार लगाना, मतलब कंटीली तार, वो भी मुश्किल है। सो इसीलिए ज्यादातर ये कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। ये नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो आप देखिए अगर वाइल्ड लाइफ के ऊपर कोई क्राइम करता है ना, कोई आपराधिक मामला आता है कि जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को, सिंपल किसी प्लांट को कट कर दिया गया है, किसी एनिमल को मार दिया गया है, तो उसके लिए ऊपर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो काम करता है। इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर ही काम करता है, इसमें है पिक्चर में लिखा हुआ। सो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जैसे कि आपका एनसीबी है, सीबीआई है, जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फिर आपका और कौन सा है, एनसीबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, है ना, एनसीआरबी। तो वैसे ही एक क्राइम ब्यूरो है फॉर दी वाइल्ड लाइफ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करता है। और उन्होंने एक टीम को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया है, टीम को बनाया है, जिसका काम क्या है, इंक्वायरी करने जाएंगे कहाँ पे, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, जहां पर डेथ हुई है 10 एलिफेंट्स की। तो यहाँ पे 10 जो हाथी हैं उनकी मृत्यु हुई, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। तो वहां पे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करता है, उन्होंने अपने 10 लोगों को यहाँ पे भेजा कि आप वहां पे जाकर पूछताछ करिए, है ना, वहां पे इंक्वायरी करके आइए कि ये 10 जो एलिफेंट्स हैं इनकी डेथ कैसे हुई, कारण क्या था, कॉज ऑफ डेथ। सो अबाउट वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, it is a statutory multidisciplinary body established by the government of India to combat organized wildlife crime in the country। तो कह रहे जो भारत में संगठित वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं, वन्य जीवों के ऊपर जो अपराध किए जाते हैं, उसके लिए इन्होंने एक सिंगल बॉडी बनाई है। स्टैट्यूटरी बॉडी मींस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इसको प्रॉपर स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया है और मल्टी डिसिप्लिन के ऊपर काम करती है। सिंपल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल के ऊपर काम करेगी, बर्ड स्पीसीज के ऊपर, प्लांट स्पीसीज के ऊपर, एक्वाटिक एनिमल्स के ऊपर, सभी के ऊपर ये अपना काम करती है, ताकि जितना भी एक क्राइम है अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ उसे कम किया जा सके पूरे देश में। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अमेंडिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका वन्य जीव अधिनियम 1972, ये एक एक्ट है, कानून है, जिसके थ्रू लोगों को सजा दी जाती है अगर वो वाइल्ड लाइफ के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं या फिर उसमें इंटरवेंशन करते हैं। सो उसी को अमेंड करके आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया है। ऑल्सो मैंडेट क्या है, टू कलेक्ट एंड कोलेक्ट इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज, डिसेमिनेट द सेम टू द स्टेट एंड अदर enforcement agencies for immediate action so as to apprehend the
क्रिमिनल। तो कह रहे हैं कि कोई भी क्राइम जहाँ पे हुआ है, चाहे किसी नेशनल पार्क में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, या किसी भी आपके कंजर्वेशन के एरिया में अगर कहीं पे क्राइम हुआ है, तो उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसका जो पूरा के पूरी खुफिया जानकारी है, वो लेके आते हैं। और अगर ऐसी कोई एक्टिविटी किसी भी स्टेट में चल रही है, किसी भी नेशनल पार्क में चल रही है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन आगे वो डिफरेंट टाइप की एजेंसीज हैं, चाहे आपकी पुलिस है, चाहे आपके फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, या फिर फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन देते हैं। और जो भी बनती कार्रवाई है, जो एक्शन लेना चाहिए, जो उनके ऊपर मतलब कानूनी रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए, तो वो ये पूरा का पूरा करते हैं। अब नीचे इसका करंट अफेयर आगे जाकर जो था अलग से बनता था, जहां पे उन्होंने कहा कि इसका कॉज ऑफ डेथ पता चला है। तो एक सिंपल कुछ एक प्लांट है जिसको खाने के बाद इनकी डेथ हुई है, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट है ये, और ये पोस्ट तब मिलती है जब आपने IFS भरा हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भरा होता है, तो उसके बाद आपको प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनाया जाता है। और ये वाइल्ड लाइफ के हैं। तो उन्होंने कहा कि द डेथ ऑफ elephants in Bandhavgarh Tiger Reserve could have been caused by mycotoxins associated with कोडो millets। कोडो मिलेट जो है ये जंगलों में पाए जाने वाला एक टाइप का मिलेट है, जिसको खाने की वजह से इनकी डेथ हुई है। सो माइकोटॉक्सिन एसोसिएटेड विद कोडो मिलेट, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। सो यहाँ पे कोई ऐसा शिकार या कोई ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था, मतलब प्लान करके नहीं इनकी डेथ की गई है। सो ये नेचुरल तरीके से इस प्लांट को खाने के बाद जहरीला था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करता है ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। और सिंपल जैसे इसमें लोगो दे रखा है, तो उनकी भी पुलिस की तरह खाकी ड्रेस होती है। फॉरेस्ट गार्ड देखे होंगे आपने, नहीं देखे? फॉरेस्ट गार्ड होते हैं ना, उनकी भी ऐसी ड्रेस होती है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा टैग मिलता है इनको। बंदूकें होती है इनके पास, है ना, डिस्ट्रिक्ट से जाके बंदूक लेके आते हैं ये। मैक्सिमम फॉरेस्ट गार्ड जो है वो थोड़ा तस्करी में जुड़े होते हैं, ऐसा माना जाता है, जिसको गार्ड। और फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी आपको पता है, फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी पुलिस से ज्यादा होती है। फॉरेस्ट गार्ड का कांस्टेबल, और मतलब फॉरेस्ट गार्ड एक तरह से कांस्टेबल रैंक हो गया, एक पुलिस का जो कांस्टेबल हो गया, उन दोनों की सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है। फॉरेस्ट में रिस्क है ना, रिस्क एसोसिएटेड है। जैसे आर्मी में रिमोट एरिया, और फॉरेस्ट में क्या है, बड़े बड़े शेर बैठे हैं, आप सिटी में बैठे हैं, कांस्टेबल है, कोई इशू नहीं है। इंसानों के साथ डील करना है ना, वहां भी जानवरों के साथ डील करना है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट में हमें नहीं पता आधी से ज्यादा प्रजातियां कौन सी क्या है, आके कट कर लिया, वाइट कर लिया, फिर बीमारियों की चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ एक प्लांट जो होते हैं से एलर्जी हो जाती है, जरूरी नहीं कोई चीज आपको अटैक ही कर जाए। आप चल रहे हैं, कोई प्लांट लग गया, वो खुजली लगने शुरू होगी, है ना, एलर्जी पैदा हो गई, या बॉडी में कोई ऐसा इन्फेक्टेड वायरस बैक्टीरिया चला गया, तो रिस्की काम है। मधुमक्खी सबसे बड़ी खतरनाक चीज। एक दिन मैं रैपिडो पे आ रहा था, एक व्यक्ति कहता, पाजी मधुमक्खी के अलावा मैं दुनिया में किसी चीज से नहीं डरता, शेर आ जाएगा तो उससे नहीं डरूंगा, है ना। तो वो मधुमक्खी से है, क्योंकि वो कहता कि मधुमक्खी जान ले सकती, जानलेवा होती है मधुमक्खी, 3-4 ने काट लिया, गेम ओवर। सो इसीलिए इनको ज्यादा अलाउंस मिलते हैं ना। स्टार्टिंग सैलरी इनकी बहुत अच्छी होती है, बट ये ऊपर से भी बहुत बनाते हैं, ऑब्वियस ही बात है। सो एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2024। अभी जो IFS बनते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से, इनके बिल्कुल नजारे हैं, बीचों बीच जंगल के इनका, या फिर बीचों बीच किसी शहर से बाहर जाके इनका एक फॉरेस्ट वालों का गेस्ट हाउस होता है, वहां पे रहते हैं, बिल्कुल शांत माहौल रहता है। और दिक्कत क्या है, ड्यूटी ज्यादातर इनकी जैसे लगती है नेशनल पार्क के अंदर ड्यूटी लगा दी आपकी, ना इंसान की कोई जात। फॉरेस्ट रेंजर्स हैं बेचारे, वो भी अपने अपने रहते हैं बिजी। वहां पे आपको फिर फोन भी नहीं यूज करने देते हैं नेशनल पार्क में, क्योंकि रेडिएशन का इशू है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही तब मोदी जी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे, फोन नहीं उठा रहे थे, और लोगों में आक्रोश, कहते इतने लोगों को मार दिया, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। अरे वहां पे किसी को, मतलब प्राइम मिनिस्टर तक को अलाउड नहीं है फोन लेके जाना, साइलेंट रखना पड़ता है। तो वहां पे आपको प्रॉपर ऐसे ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, या फिर कोई पाठ पढ़ करते रहिए, बैठे रहिए आराम से, सैलरी पूरी आएगी फुल ऑन। जैसे कि नंदन कानन है ना एक, वो बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, वहां पे है मेरे एक नोन, तो नंदन कानन में ही रहते हो, वो 6 महीने बाद फोन करते हैं। हाँ जी, फोटो तो खींच सकते हैं, कितनी फोटो लोगे आप जानवरों की, महीने बाद बोर हो जाओगे।
इंसान दिखना बंद हो जाएंगे आपको जब, बस अकेले चल रही है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस खाएंगे आप, तो जिसको वनवास लेना है वो IAS बन जाए। पर ऐसा नहीं है, अच्छी पोस्ट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, DFO लगते हैं ना, DFO की पावर DC की तरह ही होती है, बट सिर्फ जंगलात में है ना, जंगलात में होगी वो, पुलिस को थोड़ा रोक सकते आठ पीछे, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, उनके पास सिर्फ पावर है रिगार्डिंग जंगल, वो जंगल के शेर है ना। तो DFO डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। आपके ACF का भी पेपर निकलता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ACF। बट आई थिंक इसमें ज्यादातर फॉरेस्ट्री के जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने फॉरेस्ट्री कर रखी होती है, हॉर्टिकल्चर कर रखा होता है, या फिर मतलब एग्रीकल्चर वाले भी हो सकते हैं, वो इसमें जा सकते हैं ACF में। अच्छी पोस्ट है, SDM की तरह पोस्ट होती है, सैलरी अच्छी होती है। सो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज वज्र प्रहार, ये हुई इंडिया और US के बीच में। वज्र प्रहार एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड एट ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर एट इदाहो, USA। भारत की आर्मी के लोग गए, स्पेशल फोर्सेस के, US की आर्मी के ग्रीन बैरेट के जो व्यक्ति हैं वहां पे आर्मी के वहां पे गए हैं। सो इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज होगी। मेन बात वही है, टू प्रमोट मिलिट्री कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द US थ्रू एनहांसमेंट ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, ज्वाइंटनेस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पेशल ऑपरेशन। सिंपल, सब में यही बात आएगी, है ना, जहां भी आपकी एक्सरसाइज है। दोनों देशों के बीच में जो सैन्य गतिविधियां हैं उनमें आपसी साझेदारी होनी चाहिए, दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंटर ऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। सिंपल। तो यहाँ पे वज्र प्रहार होता है US और इंडियन आर्मी के बीच में, राइट। सो सिंपल। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-2030। सिंपल समझिए, ये जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है, ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, जहां पे कहीं पे भी अगर डिजास्टर आता है तो उसमें आपको डिजास्टर के टाइम पे कैसे अपने आप को एक टाइप से अलर्ट रखना है, दूसरा डिजास्टर से आपने लोगों को कैसे बचाना, और डिजास्टर आने से पहले ही डिजास्टर को कितना ज्यादा रिड्यूस किया जा सकता है, तो उसके ऊपर ये काम करता है। तो ये इंटरनेशनल आपका ऑर्गेनाइजेशन है। सो इंडिया इज कमिटेड टू द सेंडाई framework for disaster risk reduction, the Prime Minister's Principal Secretary said recently while calling for increased international collaboration to enhance disaster resilience. Simple कह रहे हैं कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क है डिजास्टर कम करने के लिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए कमिटेड है, भारत इसके मतलब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना चाहता है ऐसे डिजास्टर रेजिलियंस के लिए। मतलब भारत भी इस फ्रेमवर्क का पार्ट बनना चाहता है और भारत अपनी तरफ से कमिटेड है, ताकि जहां पे भी कोई डिजास्टर रिलेटेड इशू आए तो वहां पे हम भी डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकें। सो ये फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट है 2015 के बाद। 2015 में आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद इसको बनाया गया था। सो इट वाज द फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट ऑफ द पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा, प्रोवाइड्स मेंबर स्टेट्स with concrete actions to protect development against from the risk of disaster। तो 2015 के डेवलपमेंट जो आपके एग्रीमेंट हुए थे उसके बाद जितने भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं डेवलपमेंट के, दैट इज आपका पेरिस एग्रीमेंट के बाद के, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम बचने के लिए या रिस्क को कम करने के लिए बहुत सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स यहाँ पे लेके आएंगे। और इट वाज एडॉप्टेड बाय UN मेंबर स्टेट्स ऑफ द एट द 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन सेंडाई, जापान। तो ये कह रहे कि जो पूरा का पूरा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए इन्होंने प्रोग्राम चलाया था 2015 से लेकर 2030 तक, तो इसको मेंबर स्टेट्स ने ज्वाइन किया था जब UN में कॉन्फ्रेंस हुई थी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, और जगह का नाम था सेंडाई। जैसे कि आपने बहुत सारे इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे आपने एग्रीमेंट्स पढ़े हैं, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट तो पेरिस के नाम पे रख दिया है ना, बेसल कन्वेंशन और बेसल सिटी के नाम पे रख दिया, रामसर कन्वेंशन रामसर सिटी के नाम पे रख दिया। उसके अलावा आपके पास और भी थे, स्टॉकहोम कन्वेंशन तो वो भी स्टॉकहोम के नाम पे, नायरोबी डिक्लेरेशन वो भी नायरोबी सिटी के नाम पे। तो यहाँ पे भी सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, ये UN की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जापान में, जहां पे मेंबर स्टेट ने इसको ज्वाइन किया और तब से इसका नाम सेंडाई फ्रेमवर्क है फॉर द रिस्क रिडक्शन। तो भारत भी इसका पार्ट है, भारत भी चाहता है कि कोलैबोरेट करें इंटरनेशनल लेवल पे, जहां पे भी डिजास्टर आता है तो उसको कम किया जा सके।
First in World Challenge Initiative. First in the World Challenge Initiative. First in the World Challenge Initiative. अशराफल, मुझे कोई इसका मतलब एक्चुअल में पता नहीं है कि आपका एएफओ का एग्जाम कैसा होता है। मेरा ब्रांच नहीं है, ना हॉर्टिकल्चर, ना एग्रीकल्चर, ना ही क्या कहते हैं उसको सेरिकल्चर, उसका मेरा कोई वो नहीं है। आप देख लीजिए उसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको उससे पता लग जाएगा। सो फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज इनिशिएटिव, भारत ने नई एक पहल शुरू की है जिसका नाम है फर्स्ट इन द वर्ल्ड challenge initiative. So it is aimed at encouraging Indian scientists to come up with innovative ideas for finding solutions to difficult health problems. ICMR has announced a new initiative called First in the World Challenge. तो भारत ने जब लिखा इसमें इन्होंने कि First in the World Challenge is inspired by the success of Chandrayaan 3 and it is a major initiative of the ICMR designed to promote the डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग हेल्थ टेक्नोलॉजीज। तो कह रहे कि जब से भारत ने चंद्रयान 3 में अपनी सक्सेस हासिल की है, सफलता हासिल की है, तो उसके बाद चैलेंज इन्होंने एक स्टार्ट किया है इंस्पायर होके, जिसका नाम रखा है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। अभी चाहते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है आईसीएमआर, उन्होंने कहा है कि एक हम ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जिसके थ्रू हमें प्रमोट करना है डेवलपमेंट किस चीज का, हेल्थ टेक्नोलॉजीज का, ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी भी वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी के पास अवेलेबल नहीं है। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां आपने इसमें देखी, अल्जाइमर का कोई इलाज नहीं है, फिर मोटर न्यूरॉन में अगर दिक्कत आ जाए तो वो ठीक नहीं हो सकते। सो मल्टीपल टाइप के ऐसे डिजीजेज हैं जिनका अभी तक कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं है, या फिर ऐसा कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जिसके थ्रू लोगों को बचाया जा सके। तो कह रहे कि चंद्रयान 3 से इंस्पायर होके आईसीएमआर, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है सो दैट हेल्थ टेक्नोलॉजीज के ऊपर भारत काम करें। सो दिस इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज, मतलब पूरे विश्व में पहला ऐसा चुनौती इन्होंने अपनी तरफ से रखी है। तो इन्होंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि वी विल फाइंड सम टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जिसके थ्रू जितने भी रेयर डिजीजेस हैं उनको ठीक किया जा सके। द स्कीम एम्स टू फोस्टर नोवेल आउट ऑफ द बॉक्स फ्यूचरिस्टिक आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज जनरेशन एंड डिस्कवरी, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेक थ्रू हेल्थ टेक्नोलॉजीज, वैक्सीन्स एंड ड्रग्स, थेरेप्यूटिक्स एंड ऑल्सो डायग्नोस्टिक्स। सिंपल कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम के तहत ये चाहते हैं कि जितने भी आपके पूरे वर्ल्ड में आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना चाहते हैं, जो चीजें अभी तक बन नहीं पाई हैं हेल्थ के सेक्टर में, उनको बनाना है। फ्यूचर अप्रोच को लेके चलना है, मतलब भविष्य में कौन कौन से आइडियाज हैं या सोच है उसको देखने की बात कर रहे हैं। न्यू जनरेशन की डिस्कवरीज की बात की है, तो सिंपल ये चाहते हैं कि नई वैक्सीन बनाई जा सके, नई दवाइयां बनाई जा सके, नई थेरेपीज को लेके आए, नई डायग्नोस्टिक्स को लेके आए, सो दैट पूरे वर्ल्ड में ऐसी कुछ एक चीजें जो कि नहीं बनाई गई हैं या जिनको टेस्ट नहीं किया गया, ट्राई नहीं किया गया है पूरे वर्ल्ड में टिल डेट, वो चीजें भारत करे। तो भारत अपनी तरफ से फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज लेके आया है ताकि इस चैलेंज को पूरा करते हुए हम कुछ एक नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर सके। दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसको पढ़िए आप। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, किस किस की नींद टूटती है बीच बीच में, बताइए शाबाश। रात को सोते समय आपकी बार बार नींद टूटती रहती है, नहीं टूटती? टूटती, तो पढ़िए इसको, थोड़ा जूम लेस करिए। दिख रहे, एक मिनट देखिए, सेटिंग इसकी ठीक थी फिर खराब हो गया, ज्यादा पीछे चला गया। एक मिनट बातें मुझे
माइक ऑन है, आवाज जा रही है आपकी? थोड़ा जा। सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब सोते समय ऑब्स्ट्रक्शन आना, नींद में एक टाइप से अवरोध आना, नींद में एकदम से ऑब्स्ट्रक्शन आना। सो obstructive sleep apnea contributes to development of dementia among adults, particularly women, a study suggests. तो रिसेंटली एक अध्ययन किया गया है, स्टडी की गई है, उसके हिसाब से अगर किसी व्यक्ति की नींद में बार बार ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उससे क्या है कि किसी वयस्क इंसान में, मतलब अडल्ट में, है ना, कोई टीनेजर नहीं, अडल्ट में डिमेंशिया मीन्स, डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया, सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर जो है ना आपका वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो कह रहे कि अगर नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो ये डिमेंशिया की तरफ जा सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियर, आपका सोचने समझने की ताकत, आपकी एनालिसिस जो पावर है वो कम हो जाती है ना। सो अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OSA, इट इज द मोस्ट कॉमन स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर। तो नींद से जुड़ा हुआ ये बहुत सामान्य ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, मतलब सांस की दिक्कत है ये, है ना, इसमें डिसऑर्डर पैदा हो जाता है ब्रीदिंग में। पीपल विद OSA रिपीटेडली स्टॉप एंड स्टार्ट ब्रीदिंग व्हाइल दे स्लीप। जिन लोगों में ये इशू होता है OSA का, या तो वो रिपीटेडली कभी सांस लेना बंद कर देंगे, सांस लेना शुरू कर देंगे, फिर बंद कर देंगे, शुरू कर देंगे नींद के समय, ये उस टाइम पे दिक्कत होती है। It occurs when blockage in your airway keeps air from moving through your windpipe while you are asleep. जब आप सोए हुए हैं तो आपका जो एयरवे है, जहां से हवा बॉडी के अंदर जाती है विंड पाइप के थ्रू, उसमें कोई ना कोई टाइप की ब्लॉकेज हो सकती है, उसकी वजह से ये इशू हो सकता है। The blockage and lack of airflow can cause your body oxygen levels to drop, triggering survival reflex in your brain that wakes you up just enough to breathe again. तो कह रहे हैं कि जब ऐसा कोई ब्लॉकेज आ जाता है आपके एयर फ्लो में, विंड पाइप में, सो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाती है, क्योंकि हवा के थ्रू आपकी बॉडी में आपकी ब्रीदिंग की वजह से ऑक्सीजन अंदर जा रही है। तो जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो सर्वाइवल रिफ्लेक्स होगा और एकदम से स्ट्रोक सा फील होगा, खांसे उठ के बैठ जाएगा इंसान, सिंपल सी बात। सो ये ब्रीद अगेन, इट विल स्टार्ट ब्रीदिंग अगेन, जैसे उठ जाएगा उसके बाद। दिस हैपेंस ऑफ एंड ऑन मेनी टाइम्स ड्यूरिंग स्लीप। तो कई बार ये कम होता है, कई बार ये बहुत बार चलता रहता है। While that reflex is key in keeping you breathing, it also disrupts your sleep. तो कह रहे हैं कि इसकी वजह से आपकी जो नींद है वो भी खराब होती जाती है। When your breathing is reduced, you are not taking enough oxygen. It's called hypopnea, or if your breathing completely stops, it is called apnea. तो अगर आपकी बीच बीच में ऑक्सीजन की जो मात्रा है कम होती जाती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही है बीच बीच में, तो उसको कहते हैं हिपोपनिया। और अगर बिल्कुल ही सांस या ब्रीदिंग कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है तो उसको कहते हैं एपनिया, राइट। स्नोरिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिम्टम ऑफ OSO। तो जो खराड़े मारते हैं, है ना, स्नोर करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा लक्षण है ये कि उसमें OSA हो सकता है, जो व्यक्ति में स्नोरिंग का इशू है। एनीवन एट एनी एज कैन हैव OSO, बट इट इज मोस्ट कॉमन इन मिडिल एज या फिर ओल्डर अडल्ट्स। तो बूढ़े लोगों में या फिर जो मिडिल एज में होते हैं, लाइक पीपल लाइक मी, है ना, 25 से 35 के बीच में, उनमें ही ज्यादा पाया जाता है। OSA has significant implications for cardiovascular health, mental illness, quality of life and driving safety. तो इससे दिक्कत हो सकती है, हार्ट का इशू हो सकता है, मेंटल इलनेस भी हो सकती है, मानसिक बीमारी भी हो सकती है, लाइफ जो है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज जीवन की जो गुणवत्ता है वो भी खराब हो सकती है। तो ये सब कुछ है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल है ना, कुछ एक चीजें हैं जिसके थ्रू इसको सुधारा जा सकता है, नीचे लिखा हुआ है। वन ट्रीटमेंट इज डिवाइस दैट, एक मिनट। So one treatment is a device that uses positive pressure to keep the airway open during sleep. तो एक डिवाइस यूज की जाती है जो कि प्रेशर को बना के रखती है और जिसकी वजह से एयरवे जो है वो ओपन रहता है पूरी नींद के दौरान। Another option is mouthpiece to thrust the lower jaw forward during the sleep. तो कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है जिनको यूज कर सकते हैं। आजकल नोजल भी आ रहा है नाक के लिए, है ना, तो उससे नाक खुला रहता है, कंटिन्यू आप ब्रीदिंग कर सकते हैं। और अगर नहीं हो तो कुछ लोगों को इसके लिए सर्जरी भी करानी पड़ती है, जिनका मतलब विंड पाइप में ही ब्लॉकेज है इंटरनल, तो उसके लिए। तो दिस इज OSA।
इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अब कुछ एक फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर्स, कुछ एक स्टाफ मेंबर्स हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के। वो थोड़ा परेशान चल रहे, कह रहे हमारी सैलरी नहीं आ रही, जो नया पे कमीशन उसके हिसाब से। सो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, दैट इज ISSR, फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ मेंबर जो है इसके ICSSR, उन्होंने कहा है एक लेटर के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, उन्होंने अपनी चिंताएं जताई हैं कि आपको इम्प्लीमेंटेट करना चाहिए जो नई आपका 7th पे कमीशन आया है, सेंट्रल पे कमीशन, उसके हिसाब से हमारी जो सैलरी है वो रिवाइज करके देनी चाहिए। मतलब इनको कम सैलरी मिल रही है, 6th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिल रही है, 7वां केंद्रीय वेतन आयोग उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलनी चाहिए। सो ये बनाया कब गया है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, तो 1969 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि प्रमोट किया जा सके और फंड किया जा सके सोशल साइंस को पूरी कंट्री में, देश भर में जितना भी आपके सामाजिक विज्ञान है उसका समर्थन किया जाए, उसको वित्तीय सहायता दी जाए ताकि लोग इसमें रिसर्च कर सके, अनुसंधान कर सके। It was established by the recommendation of Professor BKRB Rao Committee। तो एक कमेटी थी BKRB राव प्रोफेसर की, उन्होंने इसको यहाँ पे लॉन्च किया था और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता है। तो उच्चतर शिक्षा विभाग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का है, एजुकेशन का है, उन्होंने इसको यहाँ पे शुरू किया। तो ये डिफरेंट टाइप के लोगों को प्रोजेक्ट देते हैं, फेलोशिप देते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं, सर्वे पब्लिकेशन करते हैं, सो दैट लोग इसमें काम कर सकें। तो ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी से रिगार्डिंग इशू है। सो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज 1969 में बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है और प्रोफेसर BKRB राव कमेटी के अंडर इसको बनाया गया है और ये सिंपल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। फ्रोस्ट आपने अभी रिसेंट किया था, फ्रोस्ट थोड़े दिन पहले। फ्रोस्ट क्या होता है? देखिए ये फ्रोस्टेड है, ये पत्ती है, पत्ती के ऊपर पानी था, वो पानी जो जम गया। फ्रोस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओस कहते, पाला कहते, ओस कहते, ओस, ओस से पाला है, पाला है या ओस है? हाँ, ओस तो डी हो गया, दिस इज पाला। सो researchers have developed a new strategy that involves adding a thin layer of graphene oxide that prevents frost formation before it begins। ये कह रहे हैं कि कुछ एक आपके जो रिसर्चर्स हैं या फिर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक नई स्टडी की है, नई स्ट्रेटेजी लेके आए हैं, नई रणनीति लेके आए हैं, जिसके थ्रू अगर आप ग्राफीन ऑक्साइड की एक थिन लेयर बिछा देते हैं तो उसके कारण जो फ्रॉस्ट है या फ्रॉस्ट बाइट है उसको रोका जा सकता है। फ्रॉस्ट बाइट जो है डेथ का कारण भी बन सकती है, राइट? तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि अगर आप ग्राफीन ऑक्साइड की एक लेयर लगा देते हैं तो जहां पे भी फ्रॉस्ट जमना शुरू हो रहा है या जहां पे फ्रॉस्ट की फ्रीजिंग शुरू हो रही है वो नहीं होगी, राइट? सो ये प्रिवेंट करेगा फ्रॉस्ट फॉर्मेशन को। अब फ्रॉस्ट क्या है? फ्रॉस्ट इज अ वाटर वेपर, वाटर इन द गैस फॉर्म दैट बिकम्स सॉलिड। ये कह रहे हैं कि या तो ये वाटर वेपर है, जल वाष्प है, या फिर हवा में ही मौजूद एक वाटर है या गैस की फॉर्म में वाटर है जो कि धीरे धीरे फ्रीज होने के बाद सॉलिड हो जाता है, राइट? फ्रॉस्ट यूजुअली फॉर्म्स ऑन ऑब्जेक्ट लाइक कार्स, विंडोज, प्लांट्स दैट आर आउटसाइड इन एयर एंड दैट इज सैचुरेटेड और फिल्ड विद मॉइस्चर। तो कोई भी गाड़ी, विंडो या फिर कोई प्लांट जो कि आउटसाइड है, आउटडोर है, हवा में प्रेजेंट है, तो वहां पे अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो जाता है, मतलब 100% वहां पे मॉइस्चर अवेलेबल है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे फ्रीज होना शुरू होता है, जिसकी वजह से फ्रॉस्ट बनता है। सो एरियाज दैट हैव अ लॉट ऑफ फॉग ऑफन हैव हैवी फ्रॉस्ट। तो जहां पे ज्यादातर फॉग पाया जाता है वहीं पे ज्यादातर फ्रॉस्ट पाया जाता है, क्योंकि फॉग जो है उसमें, फॉग सिंपल क्या है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो जहां पे ज्यादा फॉग होगा वहां पे ज्यादा फ्रॉस्ट पाया जाएगा। Frost forms when outside surface cools past the dew point। तो ड्यू पॉइंट के बारे में दे रखा है। ड्यू पॉइंट इज द पॉइंट वेयर एयर गेट्स सो cooled that the water vapor in the atmosphere turns into liquid and this liquid freezes। तो ड्यू पॉइंट क्या है? ड्यू पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे कोई भी वाटर वेपर जो कि हवा में प्रेजेंट है वो लिक्विड में
तब्दील हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, वही लिक्विड आगे चलकर फ्रीज हो जाता है, तो उससे हम कहते हैं कि फ्रॉस्ट हो गया। तो फ्रॉस्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? ड्यू होना, और ड्यू पॉइंट का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का देन फ्रीज होना, उसकी वजह से आपका फ्रॉस्ट बनेगा। So if it gets cold enough, little bits of ice or frost forms. तो जैसे ही ठंडा होता जाएगा थोड़ा और, तो ये या तो आइस क्रिस्टल बन जाएगा, बर्फ का कोई टुकड़ा बन जाएगा, या फिर ये फ्रॉस्ट बन जाएगा। Ice is arranged in the form of ice crystals. So frost is most common in the low-lying areas. जैसे कि मान लीजिए this is a mountain, this is a mountain. तो बीच में जहाँ पे वैली रीजन है, जहाँ पे घाटी होती है, लो लाइंग एरिया जो होता है, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके खेत हैं, इस साइड पे आपके खेत हैं, बीचों बीच एक नहर चल रही है, राइट? तो उस नहर को आप कहेंगे लो लाइंग एरिया, और यहाँ पे वाटर वेपर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि हवा की वजह से थोड़ा सा वाटर वेपर यहाँ पे देखेंगे आप, तो हवा के साथ वाटर वेपर अटैच हो रहे हैं, तो इस एरिया में आपको ज्यादातर फॉग देखने को मिलेगी। अब इसी फॉग का आगे जब ये एयर के साथ फॉग फ्लो करेगी, तो आपके जो खेत हैं, खेतों में जो भी आपकी ग्रासेस हैं, उसके ऊपर ये फ्रॉस्ट जमना शुरू हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। सो warm air rises and cool air sinks. Cool air is denser than the warm air. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? ये छोटी सी लाइन ही आपके बहुत काम आएगी। सो इस लाइन को याद रखिएगा। दिस इज कि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, warm air rises and cool air sinks. ठंडी हवा नीचे की तरफ को फ्लो करती है, मतलब ये सबसाइड करती है, जबकि दूसरी जो राइज करती है। Cool air is denser than the warm air. जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा से डेंस होती है, थोड़ा सा उसका घनत्व ज्यादा होता है, राइट? दैट मीन्स देयर आर यूजुअली मोर वाटर मॉलिक्यूल्स इन द कूल एयर देन द वार्म एयर। तो इससे ये पता चलता है जो ठंडी हवा है, दे हैव यूजुअली मोर वाटर वेपर्स देन द वार्म एयर, राइट? सो एज एयर कूल्स कलेक्ट्स इन द वैलीज एंड फ्रॉस्ट फॉर्म्स। तो इसलिए जितने भी कूल एयर है वो इकट्ठी हो जाती है वैली में, और जो वैली में इकट्ठी होती है, घाटी में इकट्ठी होती है, तो वहां पे फ्रॉस्ट जम जाता है। सो फ्रोस्ट बाइट से बचने के लिए लोग बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, तो उन्होंने अभी रिसेंट निकाला है कि ग्राफीन ऑक्साइड की थिन लेयर को आप उसका स्प्रे कर दीजिए, वहां पे फ्रॉस्ट नहीं जमेगा। नेक्स्ट दिस इज हाइड्रोजेल, हाइड्रोजेल्स 18 ही अभी, वो 140 हुए अभी, 30 तक तो जाना चाहिए। हाइड्रोजेल्स, so a new weight discovery by the team of researchers at the Department of Chemical Sciences in Bose Institute to create hydrogels using tiny protein fragments of just 5 amino acids from the SARS-CoV first virus could help improve targeted drug delivery and reduce side effect. तो अभी एक नई डिस्कवरी की गई है कुछ रिसर्चर्स के द्वारा, ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंस से जुड़े हुए रिसर्चर्स हैं जो कि बोस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। इन्होंने एक नया हाइड्रोजेल यहाँ पे बनाया है, जिसमें इन्होंने 5 अमाइनो एसिड को यूज किया है। अमाइनो एसिड मतलब 5 आपके जो प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स हैं उनको इन्होंने यूज किया है, और ये इस वायरस से निकाले गए हैं, ताकि जितना भी आपका ये साइड इफेक्ट होता है सार्स की वजह से, सार्स एक बीमारी है ना, और जितना भी ड्रग डिलीवरी है वो टारगेटेड हो, जहां पे भी सार्स का वायरस है उसी को जाके ये दवाई हिट करे। सो हाइड्रोजेल्स क्या होते हैं? हाइड्रोजेल्स पहली बात, दीज आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रोफोबिक मीन्स जो कि पानी से अलग है, दीज आर सेपरेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजेल का सिंपल सा मीनिंग समझिए, आपने एक जेली लाइक कुछ चीज ली है ना, जेली जो है अगर आप हाथ पे डालेंगे तो आपके हाथ को गीला नहीं करेगी, वेट नहीं करेगी। हाइड्रोफोबिक का सिंपल सा मीनिंग है। सुनीता विलियम्स की आप पिक्चर, एक वीडियो रिलीज हुई थी कि कैसे स्पेस पे रहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल जो उसको वैसे छोड़ रही है ना, गुब्बारे की तरह वो फैलता हुआ जा रहा है, तो वो हाइड्रोजेल है। हाइड्रोजेल की तरह उसको आप यूज कर सकते हैं। उसको आप सीधा जेली, आपने आती है ना कि जस्ट जेली करके आती है एक, है ना, जस्ट जेली करके एक टॉफी आती है, तो वो जेली है। उसको अगर आप हाथ में रखेंगे तो वो गीला थोड़ा करेगी, है ना। अगर आप बर्फ रख लेंगे तो वो गीला कर देगी हाथ को, बट जेली कभी भी उसको गीला नहीं करेगी। कौन सा? मैंने खाया नहीं।
ऐसे टॉय होता है, जो toy होता है। पिंजरा होता है, वो क्ले हाँ, बस सिंपल ऐसी चीज जो कि हाइड्रोफोबिक है, जिसकी वजह से आपका जो सरफेस है, जिस भी सरफेस के टच कर रही है उसमें वो वेट नहीं करेगी, उसमें मॉइस्चर नहीं छोड़ेगी। दिस इज हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स सिंथेसाइज्ड बाय क्रॉस लिंकिंग वाटर सोल्यूबल पॉलीमर्स। तो इसको क्रॉस लिंक किया जाता है वाटर सोल्यूबल पॉलीमर्स के साथ। हाइड्रोजेल कैन रिटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर विद इन देयर नेटवर्क विदाउट डिस्टर्बिंग देयर ओरिजिनल स्ट्रक्चर। दिस इम्पार्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टीज टू द हाइड्रोजेल स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजेल जो है, इसके अंदर ही अगर आप देखें तो बहुत सारे पानी को एक टाइप से क्रॉस लिंक करके पॉलीमर की तरह, मतलब प्लास्टिक की तरह इसको पॉलीमर करके बनाया जाता है, राइट। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये स्वेलिंग प्रॉपर्टी भी होती है हाइड्रोजेल स्ट्रक्चर की। It is smart material that can change its structure in response to environment, such as local temperature, pH, salt and water concentration. तो एक ऐसा स्मार्ट मटेरियल है जो कि अपना शेप स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन किसी भी इन्वायरमेंट है, आप इसे यूज कर सकते हैं, चाहे वो लोकल टेम्परेचर है, पीएच है किसी एरिया का, सॉल्ट है या फिर वाटर कंसंट्रेशन है। सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे कहते हैं SARS इज अ वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस SARS-CoV-1। तो बहुत ही ज्यादा एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, मींस ये श्वसन क्रिया से रिलेटेड एक बीमारी है, वायरल बीमारी है जो कि इस वायरस की वजह से होती है, SARS-CoV-1। ये एयरबोर्न वायरस है दैट कैन स्प्रेड थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा इन अ सिमिलर वे टू द कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। जैसे जुकाम वगैरह हो गया, कोल्ड वगैरह हो गया, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, वैसे ये भी फैल सकता है। इट कैन बी स्प्रेड इनडायरेक्टली बाय सरफेसेस दैट हैव बीन टच्ड बाय द समवन। तो जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है उसने किसी सरफेस के ऊपर हाथ लगाया तो उससे भी फैल सकता है। सो SARS मतलब कोरोना को भी कह रहे थे कि SARS की तरह ही एक वेरिएंट है उसका। सो सिम्टम्स क्या है? परसिस्टेंट हाई फीवर, चिल्स, हेडेक एंड बॉडी एक। तो उससे बॉडी एक होगा, हेडेक होगा, चिल्स होंगे एंड हाई फीवर। देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली फॉर SARS। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं कि वो इंजेक्शन लगाया और SARS ठीक हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि हाइड्रोजेल्स को यूज किया जा सकता है, और ये हाइड्रोजेल जो है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करेंगे, जहां पे भी इन्फेक्टेड वायरस है उसी पे ऊपर अटैक करेंगे, बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं करेंगे। दैट इज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल अभी यहाँ पे हिमाचल में कोई जोलॉजिकल पार्क बना रहे हैं, है ना। उसके लिए कह रहे हैं कि हमें जब ये जोलॉजिकल पार्क बनाएंगे तो उसको हमने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से एक टाइप से सर्टिफिकेट दिलाना है ना। बोले भाई ये इतना अच्छा हम बनाना चाहते हैं, इतनी क्वालिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए कि इसको ये टाइटल दिया जा सके, सिंपल। सो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट द अपकमिंग दुर्गेश अरण्य जोलॉजिकल पार्क विल बिकम इंडियाज फर्स्ट जोलॉजिकल पार्क टू अर्न सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन काउंसिल या फिर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कह रहे हैं कि हम इस जोलॉजिकल पार्क को बनाएंगे ऐसे कि इसमें सस्टेनेबल तरीके से प्रोडक्ट यूज किए जा सके, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सो दैट इसको ये टाइटल दिया जा सके। सो इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री विच वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2001। तो ये CII का पार्ट है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, और सर्टिफिकेशन बॉडी है प्रीमियर, मतलब यही सर्टिफिकेट देते हैं ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का। सो यहाँ पे सिंपल वही देखते हैं कि आपने किसी भी अगर बिल्डिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया तो उसमें आपने इको फ्रेंडली तरीके से इसको बनाया, इको फ्रेंडली आपने स्ट्रक्चर इसमें यूज किया है, सो दैट नियर बाय का एनवायरनमेंट इससे हार्म ना हो। सो उसको ये दिस इज अ गोट, है ना, लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन दी जंगल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो सबसे बड़े साइज की जो वाइल्ड बकरी है वो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कुछ एक ही बची हुई है, इसको बोलते हैं मारखोर। ये देखिए, है ना, तो उसकी फर भी है, दाढ़ी भी है, बकरा है ये, और सिंग देखिए कितने बड़े बड़े हैं। सो दिस इज वाइल्ड गोट। So this is Markhor. Markhor, the largest wild goat in the world, is battling for survival in Jammu Kashmir, and measure must to protect its habitat to increase its population. ये कह रहे कि पूरे विश्व में सबसे बड़े साइज की पाई जाने वाली जो बकरी है मार्कोर, ये
अपने सर्वाइवल के लिए जम्मू कश्मीर के जंगलों में रह रही है, राइट। और ये कह रहे हैं कि कुछ एक कदम उठाने चाहिए ताकि इसका जो हैबिटेट है, इसका जो आवास स्थान है, उसको बचाया जा सके और इसकी जो जनसंख्या है, इसकी जो पॉपुलेशन है, उसको भी इंक्रीज किया जा सके। सो अब ये मार्कोर है क्या? इट इज अ वाइल्ड गोट स्पीसीज इंडिजिनस टू द माउंटेनियस रीजन ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया। तो मध्य एशिया और जो आपका दक्षिण एशिया है, उसमें स्वदेशी रूप से उसकी पहाड़ियों में पाई जाने वाली एक वाइल्ड गोट की स्पीसीज है, मतलब जंगली बकरी की एक प्रजाति है जो कि मध्य एशिया और साउथ एशिया में पाई जाती है। इट इज नोन फॉर इट्स थिक फर, फ्लोइंग बियर्ड एंड कॉक्सक्रू हॉर्न्स। तो इसके जो बहुत थिक फर है बॉडी के ऊपर, इसके जो बियर्ड है फ्लोइंग, मतलब हवा में उड़ती ही, और दूसरा कॉक्सक्रू इसके हॉर्न्स है, बहुत बड़े बड़े इसके सींग है, उसके लिए इसको जाना जाता है। सो एक टाइप से इसकी यूनिक फीचर्स हैं। इट इज कंसीडर्ड टू बी एप्ट फ्लैगशिप स्पीसीज फॉर कैटलाइजिंग कंजर्वेशन इन दीज माउंटेनियस ट्रैक्ट्स। सो इसको एक टाइप से फ्लैगशिप स्पीसीज भी माना जाता है। बताइए क्या होता है फ्लैगशिप स्पीसीज? एक होता है अम्ब्रेला स्पीसीज, होता है फ्लैगशिप स्पीसीज। कराया मैंने आपको। तो फ्लैगशिप स्पीसीज ऐसी स्पीसीज हैं जिनके ऊपर कुछ एक बिल बोर्ड्स के ऊपर इनका नाम होता है ना, और उसके नीचे कुछ ना कुछ कोड लिखी होती है ना। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनका पिक्चर बनाया होता है, उसके नीचे कुछ एक कोड लिखे होते हैं स्पेशल। तो दीज आर दी फ्लैगशिप स्पीसीज, दीज आर दी सेलिब्रिटी स्पीसीज है ना, सेलिब्रिटी स्पीसीज है, इनको सेलिब्रिटी बनाया जाता है और कंजर्वेशन के लिए इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट इज एडेप्टेड टू माउंटेनियस टेरेन बिटवीन 600 to 3600 मीटर एलिवेशन। तो ये माउंटेनियस रीजन में ज्यादा रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा रहती है। इनको ऊंचाई चाहिए 600 मीटर से लेके लगभग 3600 एलिवेशन, और ओपन वुडलैंड चाहिए, स्क्रबलैंड चाहिए, लाइट फॉरेस्ट चाहिए इनको। डायरनल एनिमल हैं, मेनली एक्टिव इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून। तो मॉर्निंग में और लेट आफ्टरनून में ही एक्टिव रहती हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर बात करें, नियर थ्रेटन्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल फर्स्ट अपेंडिक्स फर्स्ट में आती है। पॉपुलेशन इज मोस्टली अफेक्टेड मोस्टली बाय द unabated human intervention and biotic factors. So this is about Markhor, that is the largest wild goat species in the mountainous region of Jammu and Kashmir. Next है Papua New Guinea. So Papua New Guinea, यहाँ पे 16th कॉन्फ्रेंस हुई COP, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 2024 में। So it just concluded 16th conference of parties COP16 to the Convention on Biological Diversity. Local environmental groups from Papua New Guinea raised these urgent issues and called for international action to stop illegal logging that is damaging one of the most diverse areas of the planet. तो हाल ही में कह रहे हैं कि COP16 दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसके लिए हुई? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ की जितने भी लोकल एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जितने भी यहाँ के पर्यावरणविद हैं, उन्होंने कहा पैपुआ न्यू गिनी के कि जितने भी देश में ये या जितने भी आपके अर्जेंट इश्यूज हैं इंटरनेशनल एक्शन के, मतलब जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे या जो कदम आपको उठाने चाहिए, जैसे कि इलीगल लॉगिंग। इलीगल लॉगिंग का मतलब क्या है कि इलीगल तरीके से बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है। लॉग का सिंपल सा मीनिंग होता है जैसे आप स्लीपर कहते हैं पेड़ों के। सो कह रहे हैं कि बहुत सारी लॉगिंग की जा रही है जिसके कारण पूरा का पूरा जो आपका डाइवर्स इकोसिस्टम है पूरे के पूरे प्लेनेट का, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो सिंपल इन्होंने ये अपनी सवाल उठाया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी आपके अर्जेंट इश्यूज हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए। अब ये पैपुआ न्यू गिनी है क्या, कहाँ से है, कौन सी कंट्री में, कौन से आइलैंड पे है, तो उसके बारे में। सो इट इज एन आइलैंड कंट्री that lies in the southwestern Pacific। तो पैसिफिक के साउथ वेस्ट पार्ट में पैपुआ न्यू गिनी आइलैंड कंट्री पाई जाती है। इट इंक्लूड्स ईस्टर्न हाफ ऑफ न्यू गिनी, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड एंड मेनी स्मॉल ऑफशोर आइलैंड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैपुआ न्यू गिनी। सो नेबर्स क्या है इसके? इंडोनेशिया टू द वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया टू द साउथ एंड सोलोमन आइलैंड टू द साउथ ईस्ट। ज्यादातर ये माउंटेनियस है, लो लाइंग प्लेन है यहाँ पे। एंड आइलैंड में अगर हम बात करें तो लगभग 40,000 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। लैंग्वेज मैक्सिमम यहाँ पे इंग्लिश ही बोलते हैं।
And commerce in most everyday context, the most widely spoken is talk pencil. ये इनकी डायलेक्ट है एक टाइप से, लोकल भाषा है, जैसे आप बोलियां कहते हैं. ऑफशोर आइलैंड, आपके समुद्र तट से दूर लैंड एरिया ऑफशोर, जहाँ पे सिंपल ऑफशोर एंड ऑनशोर वही बात है. ट्रेड विंड की जब बेल्ट पड़ेंगे तब पता लगेगा. ऑफशोर मतलब जहाँ पे क्या होता है, हवाएं मॉइस्चर लेके आती हैं ऑन शोर पे. ऑन शोर का मतलब होता है जहाँ पे, अब वही बात है, प्रेशर बेल्ट. ऑफ शोर जो एरिया होता है ना, वो ड्राई एरिया रहता है मैक्सिमम. ऑन शोर जो है वहाँ पे ओशन करंट अपने साथ हवा लेके मॉइस्चर लेके आते हैं, तो वहाँ पे ज्यादा बारिश होती है. ऑन शोर का मतलब जहाँ पे बहुत सारी बारिश होगी, जहाँ पे हवाएं या फिर विंड्स अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आ रही है. ऑफ शोर है जहाँ पे वर्षा कम होती है. अब ये इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम प्रेशर बेल्ट में आगे. सो दिस इज पैपुआ न्यू गिनी. छोटी सी कंट्री है, पहली बार इन्होंने कोई अच्छी बात की है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसलिए न्यूज में आ गई है. दिस इज टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है ना. तो कछुओं को बचाने के लिए देखिए, कुछ लोग कहते हैं गुड लक होता है, गुड लक है ना. लोग घर में भी रखने लग गए कछुआ आजकल, शीशे वाले कि उन्होंने सच में रख लिया ड्रम के बीच में. ड्रम से डर लगता है ना. कई लोगों ने पौंड बना लिए हैं, पौंड में रखते हैं, ड्रम छोड़िए. So this is Turtle Wildlife Sanctuary. Turtle Wildlife Sanctuary. National Green Tribunal has castigated 3 district magistrates of Uttar Pradesh and the member secretary of the state's pollution control board for granting permission in mechanical manner for mining works in the state's Turtle Wildlife Sanctuary. अरे हास्यप्रद प्रसंग है ये, मतलब दिस इज कॉमेडी वाला सिनेरियो है ना. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर. एनजीटी किसी की नहीं मानता है. एनजीटी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक टाइप से टैक्स या फिर कोई पेनल्टी लगा सकता है. बहुत पावर है इनके पास, एनजीटी के पास. सीपीसीबी के पास भी इतनी नहीं है. ठीक है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कैस्टिगेट किया है 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, साथ साथ में कुछ एक मेंबर सेट हैं, कौन सी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, मतलब सीनियर आईएएस ऑफिसर. तो 4 बंदों को इन्होंने यहाँ पे नोटिस, एक तरफ से कह सकते हैं समन भेजा है कि आपने स्टेट में जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे आपने माइनिंग कैसे अलाउ कर दी, मतलब खनन माफिया कैसे आ गया यहाँ पे, है ना. आप खनन के लिए कैसे अलाउ कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनिंग कैसे कर सकते हैं आप. तो इसके लिए इनको नोटिस भेजा गया है. अब जवाब देना पड़ेगा, है ना. जवाब नहीं देंगे तो एनजीटी निकाल भी सकता है इनको, मतलब जेल भी हो सकती है किसी हद तक. सो बहुत बड़े बड़े लोगों के ऊपर बात हुई है. सो इनके ऊपर अबाउट टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. टर्टल दैट इज कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो ये जो कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और इट इज टोटेड एज द फर्स्ट फ्रेश वाटर टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द कंट्री. तो ताजे पानी की या फिर मीठे पानी की सबसे पहली जो आपकी टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो वाराणसी में ही स्थित है. इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया 7 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द गंगा रिवर फ्लोइंग थ्रू वाराणसी सिटी फ्रॉम द रामनगर फोर्ट टू मालवीय रेल रोडवेज. सिंपल कह रहे हैं कि गंगा नदी के आसपास का एक एरिया है जहां पे गंगा नदी भी फ्लो करती है. 7 किलोमीटर के एरिया में ये स्ट्रेच दिया गया है टर्टल को बचाने के लिए. The sanctuary was declared to ensure survival of turtles released into the Ganga River in Varanasi. तो ये सेंचुरी इसलिए बनाई गई क्योंकि गंगा नदी में किसी समय कछुए छोड़े गए थे, और इसी 7 किलोमीटर के एरिया में ये कछुए रहते हैं, तो इसी को इन्होंने नाम दे दिया था बाद में टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. According to officials, about 2,000 turtles eggs are brought to the center from the Chambal and Yamuna River every year. ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो हर साल 2000 कछुओं के जो अंडे हैं चंबल और यमुना नदी के एरिया से लेके आए जाते हैं और इस एरिया में डाले जाते हैं. The sanctuary is also home to gangetic, dolphin and other species of turtles and several species of fish including rohu, tengra and bhakur. ये कह रहे हैं कि इस टर्टल के अलावा यहाँ पे रिवरराइन डॉल्फिन जो है आपकी गैंगेटिक डॉल्फिन, वो भी यहाँ पे पाई जाती है, और साथ साथ में बहुत सारे अदर फिशेस भी हैं और टर्टल भी है जो भी इस एरिया में पाए जाते हैं. सो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज लोकेटेड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश. तो जहाँ पे ये बात हुई है. सो यहाँ तक ही करते हैं इसको. लगभग 22 स्लाइड्स हैं, मैं तो 50 बना के लाया था, 50. इस बार हम ट्राई करेंगे 200 तक हो जाए इससे ऊपर.
हाँ जी, टर्टल डिफरेंसेस हैं साइज के हिसाब से। हाँ जी, देखने भी सेम नहीं लगते, साइज का डिफरेंस है बहुत। इनकी जो बैक है उसके उसका जो साइज, सॉरी लेग्स का जो साइज है और जो फेस है उससे डिफरेंस है, फर्क है काफी। सो यहाँ तक ही है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में आप आज करेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, डे लाइट सेविंग, इंटरनेशनल डेडलाइन और डिमांड फॉर 2 टाइम जोन्स इन इंडिया। तो लगभग इंसोलेशन टॉपिक आज कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। तब तक आप ब्रेक ले लो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ब्रेक लीजिए।